हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो थर्मोडायनामिक्स यूनिट 1 का आज हम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। और मैकेनिकल सेकेंड ईयर के कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे, कमेंट्स में भी लिख रहे थे कि सर आप सीएसआईटी पे ज़्यादा फोकस करते हो क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, मैकेनिकल पे आप कम फोकस करते हो क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हमारा गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन चेक करोगे तो सीएसआईटी के जो हमने थर्ड सेम के अंदर कोर्सेज प्रोवाइड कराए हैं, साथ ही साथ हमने मैकेनिकल के जो मेजर सब्जेक्ट थे वो हमने सब्जेक्ट आपको प्रोवाइड कराए हैं, प्रॉपर तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट कराया है, चाहे वो थर्मोडायनामिक्स की बात करें या फ्लूइड मैकेनिक्स की। और इसी के साथ साथ हमने इलेक्ट्रिकल और इसी के जो थर्ड सेम के कोर्सेज हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराए हैं। और नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ सेमेस्टर है वहां पर भी हम हर एक ब्रांच को कंप्लीट के सभी के कोर्सेज हम प्रोवाइड कराएंगे, चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हो या कम हो। रही बात वन शॉट रिवीजन की, तो सीएसआईटी के वन शॉट रिवीजन के साथ साथ ईसी के वन शॉट भी आपको मिल रहे हैं। मैकेनिकल का मैंने आज स्टार्ट कर दिया है थर्मोडायनामिक्स के साथ, और इलेक्ट्रिकल के भी वन शॉट रिवीजन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए वन शॉट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैकेनिकल सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं इस बात को लेकर के परेशान हो रहे होते हैं कि हमारा जो संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैकेनिकल में काफी कम है। तो इसको आपने एक पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। आपको मैं बता देता हूं कि जब मैकेनिकल में आप एडमिशन ले रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं एक माइंड सेट ये भी रहता है कि गवर्नमेंट के चांस कोर ब्रांच के अंदर जो गवर्नमेंट के चांस होते हैं गवर्नमेंट जॉब के वो ज्यादा होते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो या सिविल हो। तो कंपटीशन दो बातों पर डिपेंड करता है, एक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स और जिस कंपटीशन में आप बैठने वाले हो वहां पर वैकेंसी कितनी है। तो अगर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है तो ऑब्वियसली क्या होगा, कंपटीशन कम हो जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है तो आपका कंपटीशन कम हो जाएगा। रही बात कि उस एग्जाम में कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं जो अपियर होने वाले हैं, अगर उस एग्जाम में अपियर होने वाले कैंडिडेट्स की संख्या कम होगी तो कंपटीशन अपने आप कम हो जाएगा। संख्या ज्यादा होगी तो बहुत लोगों के बीच में कंपटीशन रहेगा तो चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये आपको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि मैकेनिकल के अंदर जो अभी सेकेंड ईयर का बैच, सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, इनके जो आपके थर्ड ईयर वाले बैच, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स थे, फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स थे, पिछले 3-4 सालों में मैकेनिकल के अंदर एडमिशंस बहुत कम हुए हैं। 80 to 85% एडमिशन सीएसआईटी के अंदर है। तो आपको इसको जो है, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए जो कंपटीशन है वो कहीं हद तक कम हुआ है। माना कि नंबर ऑफ वैकेंसी कम हुई है ना, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो बहुत ही कम हो गए ना। तो आपको इस तरह से इसको सोचना चाहिए और अच्छे तरीके से एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया कि मैकेनिकल ब्रांच की मैंने आपको बात बता दी। अब मैकेनिकल सेकेंड ईयर के अंदर जो थर्मोडायनामिक सब्जेक्ट है इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपको ये बात समझ आएगी कि जो थर्मोडायनामिक्स है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ मैकेनिकल ब्रांच, तो आप इसमें ज्यादा इंटरेस्ट दिखा पाएंगे। फंडामेंटल सब्जेक्ट है एकदम। ठीक है, तो ये जो क्यों मैंने लिखा भी है यहाँ पे, व्हाई दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम होते हैं, चाहे आप गेट की बात करें, ईएससी की बात करें, इंजीनियरिंग सर्विसेज की, एसएससी की बात करें, एसएससी जेई हो या एई हो, या इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं जो टेक्निकल एग्जाम्स होते हैं और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के जहां भी वैकेंसी निकलेगी, तो ये सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए, अच्छा खासा वेटेज इसका मिलता है। दूसरी बात यह है कि मैकेनिकल सेकेंड ईयर में आप जब सब्जेक्ट पढ़ोगे, फोर्थ सेम के अंदर, फिफ्थ सेम के अंदर या फाइनल ईयर के अंदर जब आप सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे रहेंगे वहां पर जो थर्मोडायनामिक्स अगर आप अच्छे समझ लेते हैं वो सब्जेक्ट तभी आपको समझ में आएंगे, नहीं तो वो सब्जेक्ट्स आपको परेशान करेंगे। उनमें से एक सब्जेक्ट है आपका अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स, एटीडी। तो देखो ये है थर्मोडायनामिक्स, और उसके बाद फोर्थ सेम में पढ़ोगे आप अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। जब थर्मोडायनामिक्स के बेसिक्स आपको समझ में आएंगे तभी तो आप उनको अप्लाई कर पाओगे अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स में। तो अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स का कोर्स भी आपको मिल जाएगा फोर्थ सेम के अंदर। ये मत सोचिएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है तो सर हमको कोर्स नहीं देंगे, 100% आपको कोर्स मिल रहे होंगे। फिर उसके बाद आता है आपका फिफ्थ सेम के अंदर आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, उसमें थर्मोडायनेमिक्स का यूज होता है। एचएमटी, हीट एंड मास ट्रांसफर, ये कोर्स भी आपको मिलेगा। आरएसी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो ये पावर प्लांट है। इसके अलावा एक दो सब्जेक्ट्स और भी होंगे। तो ये सब्जेक्ट आपको तभी समझ में आएंगे जब आपका बेसिक फंडामेंटल्स, मतलब बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के जो फंडामेंटल्स हैं वो अगर क्लियर हो जाएंगे। तो यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, वन शॉट रिवीजन। जो इससे पहले हमारी अभी आपका जो सिलेबस है वो बी सीरीज वाला चल रहा है। आपका जो कोड है दैट इज BME 301। इसके पहले जो कोड था, जो स्टूडेंट्स अभी थर्ड ईयर में पहुंच चुके हैं, वो था KME 301, है ना। तो आपका सिलेबस, पहली बात तो बता दूं कि पहले से आसान हो गया है। बी सीरीज का सिलेबस के सीरीज से थोड़ा सा आसान हो गया है। जो पहले 5 यूनिट थी आपके सिलेबस में, तो लास्ट वाली यूनिट जो हटा दी गई है और सिलेबस वही है, बस 5 भी यूनिट हट गई है।
है ना। तो जो पहले 4 यूनिट हुआ करती थी के सीरीज में, अब बी सीरीज में वो 5 यूनिट हो गई हैं, तो 1 यूनिट का लोड तो आपका वैसे ही कम हो गया है ना। तो आसान हो गया आपका सिलेबस। जो पहले यूनिट 1 हुआ करती थी वो स्प्लिट हो गई है, अब वो यूनिट 1 बन गई है और यूनिट 2 बन गई है। तो आज हम यूनिट 1 का वन शॉट रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका जो कि फंडामेंटल्स हैं। इसके अंदर छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बनेगा, 7 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्योंकि जो पहले के सीरीज हुआ करती थी वहां पे 2 नंबर का और 10 नंबर का, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन और 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता था। इस बार क्या हो गया आपका बी सीरीज में 2 नंबर का रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन, पता ही है आपको, और 7 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, 2 मार्क्स, 7 मार्क्स कहां कहां बनेंगे, कैसे बन सकते हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। छोटी यूनिट हो गई है तो काफी कम टाइम में इसको हम कवर कर लेंगे। तो थोड़ा सा अगर कंसंट्रेट करेंगे, अभी तक आपकी पढ़ाई कम हुई है नहीं हुई है, आप इसमें अच्छे से थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए सबसे पहले यही समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो, इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। अब ये प्रॉपर्टीज क्या होती है ना, सिस्टम क्या होता है, अगली 1-2 स्लाइड के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, एक स्लाइड अगर समझ लेते हैं तो अगली स्लाइड आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी, समझ रहे हो, क्योंकि हर एक टॉपिक थर्मोडायनामिक्स के अंदर क्या है, हर एक टॉपिक इंटरलिंक है, इंटरकनेक्टेड है। चलो, तो ये अब समझो फिर से, इट इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये एनर्जी ट्रांसफर की हम बात कर रहे होते हैं, और एनर्जी ट्रांसफर का क्या इफेक्ट आता है प्रॉपर्टीज पे। जैसे आप ऐसे समझो कि ये एक चाय का कप है, आपने अभी चाय बनाई है, और इसका जो टेम्परेचर मान लेते हैं 80 डिग्री सेल्सियस है। सराउंडिंग यानी कि जो रूम का टेम्परेचर है वो मान लेते हैं कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस है। नाउ अब ये जो चाय है ये आपका सिस्टम है ना, सिस्टम को डिफाइन करेंगे अभी। ये जो चाय है ये आपका एक सिस्टम है, चाय जो है वो आपका क्या है, कप ऑफ टी क्या है आपका, एक सिस्टम है। अब आप एक बात बताओ, आपने चाय को रूम में रख दिया, नाउ व्हाट विल हैपन, द अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, तो यहां पर क्या होगा, हीट का ट्रांसफर हो रहा होगा। किसका ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर। चाय जो है वो ठंडी होने लग जाएगी, एक प्रोसेस होगा, टेम्परेचर कम हो रहा होगा यहाँ पे, इसका टेम्परेचर घटते घटते कुछ समय के बाद सराउंडिंग टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। बोलो यस और नो। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि यहां पर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। किसका ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। और हीट को हम लिखेंगे किससे, क्यू से लिखेंगे, वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। तो एनर्जी का जो ट्रांसफर है हीट के फॉर्म में हो सकता है, जैसे यहां पे आपने देखा टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। अब ये जो एनर्जी ट्रांसफर है ये वर्क के फॉर्म में भी हो सकती है, W यानी कि वर्क के फॉर्म में हो सकती है। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हीट की फॉर्म में और वर्क की फॉर्म में, इस एनर्जी ट्रांसफर की स्टडी हम थर्मोडायनामिक्स में करते हैं। अब ये जो एनर्जी ट्रांसफर हुई होगी, तो यहां पर आप देख सकते हैं एनर्जी ट्रांसफर हुई तो इसका क्या हुआ, टेम्परेचर कम हुआ। अब टेम्परेचर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, टेम्परेचर क्या होती है, सिस्टम की एक प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी है टेम्परेचर इसकी एक प्रॉपर्टी है, इसका प्रेशर भी एक प्रॉपर्टी हो सकती है, वॉल्यूम एक प्रॉपर्टी हो सकती है, डेंसिटी एक प्रॉपर्टी हो सकती है, यस और नो। तो ये जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज भी बदलती हैं। जैसे यहां पर टेम्परेचर इसका कम हो गया, हो सकता है इसका प्रेशर चेंज हो जाए, इसकी डेंसिटी चेंज हो जाए, तो प्रॉपर्टीज भी इफेक्ट होती हैं, उसकी स्टडी भी हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर करते हैं। अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि एनर्जी थर्मोडायनामिक्स इज व्हाट, थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर या वर्क ट्रांसफर, एंड इट्स इफेक्ट, जो एनर्जी ट्रांसफर हुई है क्या इफेक्ट आता है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज बोले तो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। अब ये जो सिस्टम की प्रॉपर्टीज है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, और बाहर क्या है आपका सराउंडिंग। अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है या तो वो हीट के फॉर्म में होगी या तो वो वर्क के फॉर्म में होगी, ये ध्यान रखिएगा। तो लेट मी कंक्लूड, थर्मोडायनामिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज को कैसे डिफाइन करेंगे वो आगे समझेंगे, अभी वो एक सेपरेट क्वेश्चन है। या फिर कई बुक में इसको ऐसे भी हम डिफाइन करते हैं, या तो फिर आप कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ 3E। अब ये 3E कौन कौन सी है, एनर्जी, इक्विलिब्रियम, एंट्रोपी। क्या है थर्मोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम इन तीनों की स्टडी करते हैं। या फिर आप कह सकते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड एनर्जी इनटू हाई ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी से हाई ग्रेड एनर्जी में जो एनर्जी का कन्वर्जन होता है उसकी स्टडी हम करते हैं थर्मोडायनामिक्स के अंदर। जो जितने भी आपके इंजन हैं, जो आईसी इंजन हैं, उसमें क्या हो रहा होता है, लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जैसे कि यहां पर ये जो क्यू है यानी जो हीट है, यही है आपकी जो हीट है, ये लो ग्रेड एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है, लो ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी। और जो वर्क होता है दिस इज द हाई ग्रेड एनर्जी, हाई ग्रेड
एनर्जी, ध्यान रखिएगा आगे भी काम आएगा ये, हाई ग्रेड एनर्जी, वर्क इज द, याद रखना, क्योंकि ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं सब आगे काम आने वाली है। ये जो हीट होता है लो ग्रेड एनर्जी होती है, वर्क होता है हाई ग्रेड एनर्जी। अब इंजन के अंदर क्या करते हो आप, फ्यूल को बर्न करते हो, जैसे आपकी स्कूटी में, बाइक में, बसेस में, ट्रैक्टर में, कार में एक इंजन लगा होगा, उसके अंदर फ्यूल बर्न करोगे, जब फ्यूल बर्न करोगे तो वहां से हीट निकलेगी जो कि लो ग्रेड एनर्जी। उस हीट का क्या करना है, उस हीट का कोई यूज नहीं है, तो क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक डिवाइस है जो इंजन है, इंजन क्या करेगा, इस लो ग्रेड एनर्जी को यानी हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा। तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो उसकी स्टडी भी हम किस में करते हैं, थर्मोडायनामिक्स के अंदर करते हैं, है ना। तो थर्मोडायनामिक्स का जो जो हमारा मेन पर्पज क्या होता है, हमारा थर्मोडायनामिक्स का मेन पर्पज है कि लो ग्रेड एनर्जी को हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्ट करना इन एन एफिशिएंट मैनर, इन एन एफिशिएंट मैनर, मतलब एफिशिएंसी ज्यादा आनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हीट जो है वर्क में कन्वर्ट होनी चाहिए, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा। अगर दो इंजन है, हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब हमको वर्क मिल रहा है, हमारी गाड़ी आगे चल रही है, कार आगे चल रही है, स्कूटी आगे चल रही है, तो वो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। जैसे दो इंजन है, एक की एफिशिएंसी 50% है, एक दूसरे की एफिशिएंसी 60% है, तो जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है इसका मतलब वो ज्यादा हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है ना। तो ये एक बेसिक चीजें हो गई जो मैंने आपको बताई हैं, एक माहौल बनाने का प्रयास किया है। अब आगे चलते हैं जहां से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। अब इसके एप्लीकेशंस भी एक बार देख लें, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बहुत छोटी सी, बहुत ही कम समय में इस यूनिट को मैं कंप्लीट कराऊंगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा, क्योंकि यूनिट छोटी है, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल यहां से नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि जो न्यूमेरिकल पोर्शन था यूनिट 1 में अब वो यूनिट नंबर 2 में शिफ्ट हो गया है। तो कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ फंडामेंटल्स हैं, वही चीजें आएंगी। बहुत सिंपल यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है आपकी ये, एक ये वाली यूनिट है, और आई थिंक एक फोर्थ या आई थिंक हाँ फोर्थ यूनिट बहुत छोटी है। देखो, एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पावर प्लांट। पावर प्लांट का मतलब होता है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। बहुत तरह के पावर प्लांट हो सकते हैं, आईसी इंजन पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये वन बाय वन करके आप थर्ड सेम के उसके फोर्थ सेम में पढ़ोगे, कुछ आप फिफ्थ थर्ड ईयर में पढ़ोगे, फाइनल में पढ़ोगे। तो पावर प्लांट का मतलब है जहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वहां से उस पावर प्लांट से फिर ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू, ट्रांसफार्मर के थ्रू लाइन जो है वो पावर जो है वो सप्लाई कर दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। जैसे आप देख सकते हैं ये जल रहा है, ये तो पावर चाहिए, इसको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो किसी ना किसी पावर प्लांट से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी हमको मिल रही होगी। एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट में यूज होता है, कार के अंदर जो भी इंजन लगे हुए हैं जो हीट को वर्क में कन्वर्ट कर रहे हैं, पूरा का पूरा थर्मोडायनामिक्स उसके अंदर लगा हुआ है। रेफ्रिजरेटर आपके घर में जो रखा हुआ है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स रखते हैं, उसके अंदर भी तो क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज ऑल्सो एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सोलर पावर सिस्टम, जितने भी सोलर पावर सिस्टम है ये सब उस पर काम करते हैं। जैसे विंड टर्बाइंस हैं, विंड टर्बाइंस भी एक तरह से पावर प्लांट के अंदर ही आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। एयर कंडीशनर है, ये भी इसके अंदर भी हीट कन्वर्जन हो रहा है जैसे रेफ्रिजरेटर में होता है ना। बोट्स हैं, ह्यूमन बॉडी, हमारी आपकी सबकी बॉडी में क्या हो रहा होता है, थर्मोडायनामिक्स इन्वॉल्व है, ठीक है। तो दीज आर सम एप्लीकेशंस, मेजर एप्लीकेशंस ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां से क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि यू नो एक एटीयू में क्वेश्चन आया हुआ भी है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है। तो थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रहे हैं। वैसे तो प्रॉपर हमने एप्लीकेशन के अंदर जो पढ़ाया हुआ है टू द पॉइंट पढ़ाते हैं, जो एग्जाम में आता है वही पढ़ाते हैं। आप पिछले साल का पेपर उठा करके देखोगे तो पूरे का पूरा जो पढ़ाया गया है बिल्कुल वही आपको देखने के लिए मिलेगा। चलो, व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम होता क्या है, देखिए सिस्टम कुछ भी हो सकता है। सिस्टम जैसे आप पानी का टैंक रखा हुआ है, आप उस पानी की जो टैंक के अंदर वाटर है, उस वाटर की अगर आप स्टडी कर रहे हो, उस वाटर का टेम्परेचर कितना है, प्रेशर कितना है, डेंसिटी कितनी है, उस वाटर की स्टडी आप कर रहे हो टैंक के अंदर, जो छत पे पानी वाटर का टैंक रखा हुआ है, तो वो भी आपका क्या हो सकता है, एक सिस्टम हो सकता है। मैं इस रूम की अगर स्टडी करूं, इस रूम के अंदर जो एयर है ये भी हमारा एक सिस्टम हो सकता है। इस एयर का वॉल्यूम कितना है, डेंसिटी कितनी है, टेम्परेचर प्रेशर कितना है, तो ये भी एक सिस्टम हो सकता है। मैं अगर इस एयर कंडीशनर की स्टडी करूं तो ये भी एक सिस्टम हो सकता है। ये डिजिटल बोर्ड भी एक मेरा सिस्टम हो सकता है। अगर मैं इस केबल पेन की बात करूं, इस पेन के बारे में बात करूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सिस्टम हो जाएगा। तो सिस्टम एक रीजन हो सकता है स्पेस के अंदर। अगर सिस्टम एक डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर हो सकता है। सिस्टम कुछ भी हो सकता है जिस पर हम स्टडी कर रहे हैं, जिस पर हमारा फोकस है, दैट इज योर सिस्टम, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ मैटर, व्हाट इज सिस्टम, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना। कुछ भी मैटर की कोई क्वांटिटी हो सकती है, डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर, और अ रीजन इन अ स्पेस, किसी भी स्पेस के अंदर कोई रीजन हो सकता है। जैसे मैंने बताया रूम एक हमारा रीजन है स्पेस में, जिसकी जो हम कंसिडर करते हैं किसके लिए, स्टडी करने के लिए, जिस पर हमारा फोकस होता है वही सिस्टम है। जैसे इस डायग्राम के माध्यम से आप समझा सकते हैं, यहां पर हमने लिख दिया, यहां पर एक सिस्टम है, तो ये हो गया आपका एक सिस्टम।
नाउ व्हाट इज सराउंडिंग? अब जो आपने कंसिडर कर लिया है डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ मैटर, या फिर आपने कंसिडर कर लिया है कोई रीजन स्पेस के अंदर, उसके बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। द मास और रीजन आउटसाइड द सिस्टम, इसके सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है, सिस्टम के बाहर एवरीथिंग इज व्हाट? सराउंडिंग। जैसे यहां पर हमने लिखा सिस्टम, यहां पर हमने लिख रखा है सराउंडिंग, इसके बाहर जो कुछ भी है वो क्या है? सराउंडिंग है। जैसे आलू है ना, गर्म आलू है, तो एक आलू जो है वो आपका एक सिस्टम है। अब सिस्टम के बाहर सब, उस आलू के बाहर जो कुछ भी है क्या है? वो सराउंडिंग है। जैसे यहां पर टेबल पे मैंने एक आलू रख दिया, तो आलू है सिस्टम, अब उसके बाहर जो कुछ भी वो क्या है गया? सराउंडिंग है। नाउ व्हाट इज बाउंड्री? इट इज द सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करता है वो एक बाउंड्री है। जैसे ये हुआ सिस्टम, ये हुआ सराउंडिंग। अब ये जो आप देख रहे हैं दिस वन, ये है आपकी सिस्टम की बाउंड्री, ये सिस्टम की बाउंड्री है जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। दैट इज योर सिस्टम बाउंड्री। आलू एक सिस्टम है, आलू के बाहर जो कुछ भी है वो सराउंडिंग है। अब आलू का जो छिलका है, आलू का जो छिलका है वो आलू को और बाहर जो सराउंडिंग उसको सेपरेट कर रहा है। तो आलू की जो आलू की चारों तरफ जो छिलका लगा हुआ है, दैट में भी उसकी बाउंड्री हो सकती है। वो सिस्टम सराउंडिंग के बीच में जो होता है वो क्या होता है? बाउंड्री। उनको जो सेपरेट करती है वो बाउंड्री होती है। अब इसमें बाउंड्री के ऊपर भी बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, लेकिन हम इस वन शॉट रिवीजन में उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो फिर से बहुत लंबी हो जाएगी, है ना। बाउंड्री रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, तो वो डायग्राम के माध्यम से मतलब डिटेल में हमने समझाया हुआ है। नाउ व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या होता है? सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम एक साथ मिलाएं, सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर इज कॉल्ड सिस्टम, है ना। जैसे ये सिस्टम है और ये सराउंडिंग था, इनको अगर हम एक साथ मिलाएं तो ये क्या बन जाएगा आपका? दैट इज द यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो ये 2 नंबर में पूछ सकता है। ध्यान रखना, ध्यान रखना। आप लोग क्या करते हो, आप केवल थ्योरी लिख के आ जाते हो। अगर सिस्टम सराउंडिंग पूछ लिया आपसे तो आप इस तरह का डायग्राम बना सकते हो। इट विल टेक हार्डली 10 सेकंड में आप बना सकते हो। तो ऐसा डायग्राम बनाओगे और ये डेफिनेशन लिख के आ जाओगे। दैट इज बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमारे जो नोट्स रहेंगे आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मिलेंगे। तो सिस्टम पढ़ लिया, सराउंडिंग पढ़ लिया, बाउंड्री, यूनिवर्स। नाउ नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ सिस्टम। ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कितने टाइप्स के सिस्टम होते हैं? नाम से बोल देता है। ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, बहुत कंसंट्रेशन के साथ समझ लीजिएगा। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब है कि जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। अभी ट्रांसफर कहां होता है? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। तो ये हो गया आपका सिस्टम, तो ये सिस्टम है और बाहर क्या है इसके? दिस इज द सराउंडिंग। इस सिस्टम के बाहर जो कुछ भी है सराउंडिंग है। अगर इसमें एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, एनर्जी ट्रांसफर का मतलब है सराउंडिंग से एनर्जी सिस्टम में जा सकती है या सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकती है। अगर मास भी ट्रांसफर हो सकता है ना, मास इन मास आउट। जैसे यहां पर आप देखो, ये वाला एग्जांपल देखो, ये चाय का कप है, टेम्परेचर चाय का ज्यादा है, बाहर सराउंडिंग कम है। तो यहां पर क्या हो रहा है? ज्यादा टेम्परेचर है अंदर, बाहर टेम्परेचर कम है, तो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मतलब एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहां पर जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो हीट के फॉर्म में होगा। तो एनर्जी ट्रांसफर हुई ना। ये जो सिस्टम है और बाहर इसके सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। यस और नो? क्या मास का भी ट्रांसफर हो रहा है? यहां पर आप देखो, यहां से भाप निकल रही है, वेपर की फॉर्म में मास का ट्रांसफर हो रहा है। किसके फॉर्म में हो रहा है? वेपर की फॉर्म में। वेपर की फॉर्म में मास का ट्रांसफर हो रहा है। अगर मास का और एनर्जी का दोनों का ट्रांसफर हो सकता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम के नाम से जानते हैं। दूसरा आप देखो क्लोज सिस्टम क्या होता है। ये देखो कोका कोला की बोतल आपने ली, अब ये तो सील्ड है, सील्ड कंटेनर है, लेकिन आपने अभी जब बाहर निकाली फ्रीजर से तो इसका टेम्परेचर कितना था? इसके अंदर का टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस और बाहर का सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस। आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हीट के फॉर्म में। क्या यहां पर मास का भी ट्रांसफर हो रहा है? मास का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सील्ड कंटेनर है। तो ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी इन एनर्जी आउट, नो मास ट्रांसफर, अगर मास का ट्रांसफर नहीं होगा तो उसको हम बोलेंगे क्लोज सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है नाइदर मास ट्रांसफर नॉर एनर्जी ट्रांसफर। ना तो मास का ट्रांसफर होगा, ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ऐसे सिस्टम को क्या बोलोगे आप? आइसोलेटेड सिस्टम बोलोगे। इसको देखो ऐसे कर दिया है, सिस्टम और सराउंडिंग को एकदम, सिस्टम को सराउंडिंग से आइसोलेट कर दिया है। जैसे इसका एग्जांपल है आपका, ये देखो आइसोलेटेड है। आइसोलेट बोले तो ये थर्मस, वेल इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क किसका एग्जांपल है? आइसोलेटेड सिस्टम का। गर्म चाय भरोगे तो गर्म रहेगी, क्यों? हीट का ट्रांसफर नहीं होगा।
गर्म पानी भरोगे गर्म रहेगा, ठंडा पानी भरोगे तो ठंडा रहेगा। तो ये इसका हो गया। तो ये 3 सिस्टम हो गए आपके, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। धीरे धीरे जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ी होगी आपने, अगर हमने आपने मेरा पूरे लेक्चर्स देखे हैं थर्मोडायनामिक्स से, तो आपको ये समझ में आ गया होगा बाद में कि इस यूनिवर्स के अंदर, इस दुनिया में जितने भी ओपन सिस्टम भी हैं, क्लोज सिस्टम भी हैं, आइसोलेटेड सिस्टम भी हैं, लेकिन जो ओपन सिस्टम है उनके एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा हैं। एग्जाम्पल्स किसके बहुत ज्यादा हैं? ओपन सिस्टम के, क्लोज सिस्टम के भी हैं लेकिन कम है, आइसोलेटेड सिस्टम के भी हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि उसी को मैंने फिर समरी में लिख दिया है यहाँ पर, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। मैंने बोला आपको पहले क्लोज सिस्टम, तो क्या मास का ट्रांसफर होगा? नो। एनर्जी का ट्रांसफर होगा? यस। तो ये इसका एग्जाम्पल लिख दे यहाँ पे। अब थर्मोडायनाम यहां पर मैंने आपको देख लिए, क्योंकि ये आपके कैसे एग्जाम्पल्स हैं, ये आप डेली लाइफ में देखते हो, आप तो ये देखते हो, इसलिए मैंने यहां पर समझाने के लिए डेली लाइफ वाले एग्जाम्पल लिए हैं। अब यहां पर जो थर्मोडायनामिक्स वाले एग्जाम्पल हैं, क्लोज सिस्टम, नो मास ट्रांसफर, एनर्जी का ट्रांसफर होगा? यस। पिस्टन सिलेंडर विदाउट वॉल्व, हीट इंजन जो है, रेफ्रिजरेटर जो है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स घर में जो आप यूज करते हो रेफ्रिजरेटर, ये किसके एग्जाम्पल है? एयर कंडीशनर किसका एग्जाम्पल है? क्लोज सिस्टम का है। ये आपको बाद में जाकर के समझ में आएगा कि क्यों क्लोज सिस्टम है। ओपन सिस्टम, मास ट्रांसफर होगा? यस। एनर्जी ट्रांसफर होगी? यस। जैसे टरबाइन है, कंडेंसर है, पंप है, बॉयलर है, कंप्रेसर है, ये सब एग्जांपल किसके हैं? ओपन सिस्टम के। मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग डिवाइसेस आर एग्जांपल ऑफ एन ओपन सिस्टम। इस यूनिवर्स के अंदर, इस दुनिया में ज्यादातर डिवाइसेस जो हैं ओपन सिस्टम के एग्जांपल हैं। मास भी ट्रांसफर होगा, एनर्जी भी ट्रांसफर होगी। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है नाइदर मास ट्रांसफर नॉर एनर्जी ट्रांसफर। यूनिवर्स एक आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल है। यूनिवर्स अपने आप में एक सिस्टम है। हॉट कॉफी इन वेल इंसुलेटेड फ्लास्क, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, वेल इंसुलेटेड का मतलब है हीट का ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। अब ऐसे करके क्वेश्चंस आते रहते हैं, जैसे मतलब ये एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या कहता है? व्हेन नाइदर मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं होगा, तो ऐसे सिस्टम को आप क्या बोलते हो? ना तो मास ट्रांसफर हो रहा, ना तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही, तो क्या बोलते हो उसको? आप आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हो। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, जैसे ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम इज वन, कौन से को बोलते हो? जिसमें एनर्जी का ट्रांसफर भी होता है और मास का ट्रांसफर भी होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ एनर्जी एंड मास क्रॉसेस द बाउंड्री। सिस्टम की बाउंड्री को अगर क्रॉस कर रहा है मास भी एनर्जी भी, यानी दोनों का ट्रांसफर अगर हो रहा है, तो वो कौन सिस्टम है आपका? ओपन सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, पूछता है 2 नंबर में, एक एटीयू में क्वेश्चन पूछा, कई बार पूछता है कि माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है छोटा, बहुत छोटा छोटा। माइक्रो का मतलब होता है छोटा छोटा, और मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, लार्ज। तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा। माइक्रो का मतलब है जब हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात करते हैं, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अगर हम एवरेज पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो मैक्रोस्कोपिक। फॉर एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं, मान लो ये एक सिस्टम है, इसके अंदर एयर भरी हुई है, और ये एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये क्या है आपके? एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने बोला कि सिस्टम से सराउंडिंग में हीट का ट्रांसफर हमने किया यहां पे। अब जब हीट का ट्रांसफर किया तो मैंने एक मॉलिक्यूल को कंसिडर कर रहा हूं, ये एक मॉलिक्यूल है। अब जैसे हीट का ट्रांसफर किया, इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी कितनी हो गई, इसकी डेंसिटी क्या थी पहले, अब कितनी हो गई, टेम्परेचर कितना था, प्रेशर कितना था, अब कैसे चेंज हो गया वो। अगर आप एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के बिहेवियर को देखते हैं, तो वो कहलाती है आपकी माइक्रोस्कोपिक। अब आप यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, क्या आप हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की स्टडी कर सकते हो? दैट इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ह्यूमन तो छोड़ो, कंप्यूटर भी नहीं कर पाएगा इसको। तो अगर हम बिहेवियर देखते हैं किसका? इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का इज टेकन इनटू कंसिडरेशन, तो उसको हम माइक्रोस्कोपिक अप्रोच कहते हैं। बात समझ में आ रही है? बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज टेकन इनटू कंसीडर, देन इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। अगर मैं बोलूं कि जब हमने हीट का ट्रांसफर किया तो इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर पहले कितना था और अब कितना हो गया। जैसे आप अपने गाड़ी के टायर में हवा भरवाते हो तो पहले उसका प्रेशर भाई एयर भरवाने का मतलब क्या है? उसका प्रेशर इंक्रीज करना है। तो प्रेशर पहले कितना, अब वो एक गेज होता है ना, मेजर करते हैं उसको गेज प्रेशर से। तो प्रेशर
आपको जो बताता है कि 40 हो गया 35 हो गया, वो क्या है, वो एक मॉलिक्यूल का है एयर का, या फिर टायर के अंदर पूरा एवरेज है, एवरेज है। आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हो, एक आपकी एक पार्टिकल का, एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर बताता है थर्मोमीटर, या पूरी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर, पूरी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर। तो जब हम एवरेज बिहेवियर बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं, एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज टेकन इनटू कंसीडरेशन, इस पूरे सिस्टम की बात करते हैं हम, एवरेज बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स, देन इट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। बात समझ में आ रही है? जैसे पानी का टैंक आपकी छत पर रखा हुआ है, आप उसका टेम्परेचर मेजर करोगे तो वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है, ना कि माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि वो जो थर्मोमीटर है, वो जो टेम्परेचर आपको बताएगा वो एक मॉलिक्यूल का नहीं, एवरेज टेम्परेचर, पूरे सिस्टम का टेम्परेचर आपको बताएगा। ठीक है, अब ये जो और क्या डिफरेंस लिख सकते हो, तो ये जो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच इज आल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, इसको हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स के नाम से जानते हैं, और इसको हम क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स के नाम से जानते हैं। ये कहां पर यूज होता है? ये जनरली बहुत ही रेयरली यूज होता है एट हायर एल्टीट्यूड। हायर एल्टीट्यूड पे क्या होगा, बहुत ज्यादा ऊंचाई पे डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, आप उसकी स्टडी कर पाएंगे। जनरली हम फॉलो करते हैं क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स को, यानी कि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिए, आप टायर के अंदर हवा चेक कर रहे हो, उसका प्रेशर कितना है, दैट इज मैक्रोस्कोपिक। बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, दैट इज व्हाट, मैक्रोस्कोपिक। तो हम अपने जीवन में मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को, यानी क्लासिकल थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करते हैं। आगे आ जाओ, 2 नंबर में ये क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन वही करा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं आपसे, और यहीं से पूछे गए, यहीं से पूछे जाएंगे। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? अगर 3 इक्विलिब्रियम हुए, 3 इक्विलिब्रियम अगर होंगे, तो हम कह सकते हैं कि वो जो सिस्टम है, वो जो बॉडी है, वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है। लिखा है सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। कोई भी सिस्टम जो है वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब होगा? वो थर्मल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए टेम्परेचर। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस और प्रेशर, कोई फोर्स का डिफरेंस, कोई प्रेशर का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम यानी कि इक्वलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, सिस्टम के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, तो हम बोलेंगे कि वो केमिकल इक्विलिब्रियम में है। और किसी भी सिस्टम के अंदर ये तीनों इक्विलिब्रियम है, थर्मल, मैकेनिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम अगर है किसी सिस्टम का, तो हम कह सकते हैं कि वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। 2 नंबर में कई बार पूछा गया है, तो बहुत ही कम शब्दों में यहां पर लिखने का प्रयास किया गया, टू द पॉइंट लिखा गया है। ठीक है, और क्योंकि यूनिट नंबर 1 में, अब देखो पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पहले यूनिट 1 में हुआ करता था, वो यूनिट 2 में चला गया। अब बहुत ज्यादा यहाँ पर न्यूमेरिकल नहीं बचे हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पर डेरिवेशंस नहीं है, तो क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनेगा? अब क्योंकि हर यूनिट से तो बराबर बराबर ही आना है, वेटेज तो बराबर ही है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बराबर ही आने हैं। अब यहाँ से 3 लॉन्ग क्वेश्चन बनने हैं इस यूनिट से, तो कैसे बनेंगे? वो बोलेगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, है ना, छोटे छोटे टॉपिक, जैसे आपको बोल देगा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, टाइप्स ऑफ सिस्टम, मतलब ऐसे छोटे छोटे टॉपिक में शॉर्ट नोट्स लिखवा लेगा। ऐसे ही क्वेश्चंस कंबाइन करके बनाना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बनने का स्कोप बहुत ज्यादा बचा नहीं है। अब नेक्स्ट आता है आपका प्रॉपर्टीज, एक एटीएम आया हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? व्हाट इज, सिस्टम की प्रॉपर्टीज की बात हो रही है, तो क्या होती है सिस्टम की प्रॉपर्टीज? लिखा हेडिंग, तो ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच कैन डिस्क्राइब और स्पेसिफाई थर्मोडायनामिक सिस्टम। जो सिस्टम के अंदर बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सिस्टम के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, है ना। यहां पर एक एग्जांपल के माध्यम समझाता हूं कि हमने एक सिस्टम कंसीडर कर लिया, हमने एक सिस्टम ले लिया, इसकी कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मास, और इसकी कुछ थर्मल कंडक्टिविटी भी, कुछ भी हो, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, स्मेल हो सकती है, टेस्ट भी हो सकता है, कलर भी। भाई सिस्टम है, कोई गैस भरी हुई है, इसमें कोई एयर है, एयर का कुछ टेस्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। क्या ये सभी इसकी प्रॉपर्टीज होंगी? ये सभी इसकी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। इनमें से जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरेबल हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स में से जो मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होती हैं सिस्टम की। और इनके माध्यम से, इन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के माध्यम से हम सिस्टम को क्या करते हैं? सिस्टम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, उस सिस्टम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उस सिस्टम को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब देखो यहां पर जो प्रेशर है, क्या हम प्रेशर को मेजर कर सकते हैं? प्रेशर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ये मेजरेबल है, इसलिए ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या? टेम्परेचर है। सॉरी, टेम्परेचर को आप थर्मोमीटर से क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, तो ये भी एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है। वेलोसिटी को, मास को भी आप मेजर कर सकते हो, तो ये भी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हैं। क्या आप स्मेल को मेजर कर सकते हो?
ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये प्रॉपर्टी नहीं है। टेस्ट को मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते। कलर को मेजर कर सकते हो, नहीं कर सकते। ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज नहीं है। ऑल मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिन कैरेक्टरिस्टिक्स को आप मेजर कर सकते हो वो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स करके पूछेंगे सॉरी, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे? तो ये नोट्स मिलते हैं आपको एप्लीकेशन के अंदर फॉर फ्री। टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर कर देते हैं कई बार, तो टेलीग्राम का एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। और जो इसके फ्री एप्लीकेशन के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे ना 3 बार ऐसे बने रहते हैं, उस पर क्लिक करेंगे तो एक फ्री मटेरियल आएगा। फ्री मटेरियल पे क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाते हैं वन शॉट के सभी सब्जेक्ट्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉपर्टीज की हमने बात कर ली कि टेम्परेचर, प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब क्या हो सकती हैं? सिस्टम की प्रॉपर्टी हो सकती हैं। अब ये 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ये भी देखो एक टीम में पूछ लेता कई बार कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिस्टम के साइज पे या सिस्टम के मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। इंडिपेंडेंट, देखो लिखा हुआ है, याद कर लेना इसे। इंटेंसिव, क्योंकि बच्चा भूल जाएगा बाद में। इंटेंसिव कौन सी होती हैं? इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट? तो देखो इंटेंसिव, इंटेंसिव, इंडिपेंडेंट, यहां भी इन आ रहा है और यहां भी इन आ रहा है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं, दोज प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज ऑफ द सिस्टम आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल है। एक्सटेंसिव कौन सी होगी? जब इंडिपेंडेंट इंटेंसिव है तो जो डिपेंडेंट होंगी, जो मास पे या साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करेंगी, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। जैसे वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्योंकि अगर मान लो ये 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, आपसे बोलेगा कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है और 7 मार्क्स में भी आ सकता है। तो 2 नंबर में आएगा तो आप ऐसा लिख दीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप 2 नंबर में टाइप्स ऑफ लिख सकते हैं, टाइप्स भी लिख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अगर 7 मार्क्स में आया कि प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बताइए, 7 मार्क्स में अगर आ गया तो ये लिखेंगे, ऐसे समझाएंगे, फिर ये टाइप्स लिखेंगे और उसके बाद आप ये पॉइंट्स भी लिखेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज। की प्रॉपर्टीज हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मास, ये सब क्या है? प्रॉपर्टीज हैं। ये सब जो हैं ये पॉइंट फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? ये पॉइंट फंक्शंस होते हैं। ये पॉइंट पर डिपेंड करते हैं। ये पॉइंट आपको आगे जाकर के बेहतर तरीके से समझ में आएगा जब हम प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम बनाएंगे। जैसे हमने क्या किया, एक पीवी डायग्राम बना लिया, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, एक प्रोसेस हुआ। प्रोसेस क्या होता है आगे समझ में आएगा अभी, ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएंगी सारी चीजें। तो यहां पर हमने बोला इस पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर कितना है, आपने बोला इस पर प्रेशर P1 है। मैंने बोला कि एक दूसरा पॉइंट ये है, इस पर प्रेशर कितना है, आपने बोला यहां पर प्रेशर P2 है। आपने बोला कि यहां पर वॉल्यूम कितना है, V1, यहां पर वॉल्यूम कितना है, V2। तो ये जो प्रेशर है, ये जो वॉल्यूम है, प्रेशर और वॉल्यूम प्रॉपर्टीज होती हैं और इनको हम किसी पॉइंट पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए ये पॉइंट फंक्शन है। इस पॉइंट पर P1 है, इस पर P2, इस पर V1, इस पर V2, तो ये पॉइंट फंक्शंस कहलाते हैं। प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब है कि हम इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है, P1, इस पर कितना है, P2, तो हम इसको लिख सकते हैं P1 माइनस P2, दैट इज प्रेशर का डिफरेंस dP, या फिर हम डेल्टा P लिख सकते हैं इसको, P1 माइनस P2। तो ये जो है आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं। क्या होते हैं? एग्जैक्ट डिफरेंशियल। नाउ प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते। ये पाथ क्या होता है इसको भी आगे चल करके डिफाइन करेंगे। जैसे यहां से यहां तक हम गए तो ये एक प्रोसेस हुआ है ना, ये क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ। तो इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज के बीच में क्या हो रहा है वो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब हम इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर जब जाएंगे वहीं पर आपको प्रॉपर्टीज पता लग जाएंगी। मतलब इसको मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये डायग्राम से समझ में आएगा जब हम प्रॉपर्टीज, पाथ फंक्शन और पॉइंट, देखो यहां पे आया पॉइंट फंक्शन, यहां पे आया पाथ फंक्शन, है ना, ये पाथ फंक्शन। आगे एक टर्म आएगी पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन। उन दोनों में जब डिफरेंस समझेंगे, वो भी एक एग्जाम में आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, वहां पर डायग्राम के साथ ही आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी इसका क्या मतलब था। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम ये देखें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि मैंने बोला अगर प्रॉपर्टी 7 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको तो कंटेंट ज्यादा लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर पूरे नहीं मिलते हैं। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव। मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या बोला था आपको कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो मास पर डिपेंड करती हैं। जैसे मैं अगर आपको बोलूं काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ ऑफ mv स्क्वायर।
तो मास अगर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी मास पे डिपेंड करती है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे मैंने बोला आपको पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू mg/h। अगर मास चेंज होगा, इंक्रीज होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी मास पे डिपेंड करती है, इसलिए ये डिपेंड करती है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं आपसे बोलूं डेंसिटी, डेंसिटी रो इज इक्वल टू होता है m/v, तो क्या डेंसिटी मास पे डिपेंड करती है? फॉर्मूले को देख के लगता है कि ये मास पे डिपेंड करती है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होना चाहिए, लेकिन ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये मास पे डिपेंड नहीं करती है। और ये कई बार एसएससी, जेई, एई और आईईएस में न जाने कितनी बार क्वेश्चन आता है और बच्चों को ये लगता है कि डेंसिटी इज m/v, तो मास पे डिपेंड करेगी, इसलिए तुरंत इसको जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पे टिक लगा देते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसी बात को ये समझ लेते हैं कि ये जो है यहां पर लिखा भी है मैंने, समझाते हैं इसको कि क्यों ऐसा हो रहा है। हमने एक एग्जांपल से समझाते हैं। एक सिस्टम हमने कंसीडर कर लिया, मान लिया कि इस रूम को हम अपना सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। इस रूम के अंदर जो एयर है वो हमारा एक सिस्टम है जिसका मास m है, m कुछ तो मास होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना है, v मान लेते हैं। इसकी जो प्रेशर है वो कितना है, P। इसका टेम्परेचर कितना है, भाई इस रूम के अंदर जो एयर है इसका टेम्परेचर भी होगा, सराउंडिंग टेम्परेचर ही होगा ऑब्वियसली, अगर इसके अंदर कुछ एयर कंडीशनर नहीं लगा हुआ है तो। इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, इसका कुछ प्रेशर भी होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। बोलो यस और नो, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी होती है आपकी, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है m/v, तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी, m/v। ये लिखा हुआ है डेंसिटी रो इज इक्वल टू m/v। m/v इस सिस्टम की क्या होगी, डेंसिटी, क्योंकि मास m है, v इसका वॉल्यूम है। अब हमने क्या किया, इस पूरे रूम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये इसका हाफ पार्ट हो गया, ये इसका हाफ पार्ट हो गया। ऐसा समझो कि इस रूम को हमने दो पार्ट में, मतलब बीच में एक पार्टीशन कर दिया। तो अब जब पार्टीशन करोगे तो आप मुझे बताओ, क्या उसका, अब पूरे का टेम्परेचर T था, तो क्या आधे का टेम्परेचर चेंज होगा, इसका टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं होगा। तो टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, मास आधा हुआ। भाई इस रूम का टोटल मास कितना था, m, आपने पार्टीशन कर दिया, आधी एयर उधर आधी एयर इधर, तो मास जो पहले m था, इसका मास कितना हो जाएगा, m/2, इसका मास भी कितना हो जाएगा, m/2। तो मास सिस्टम के साइज पर डिपेंड करता है, इसलिए अपने आप में क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या इसका वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, पहले इसका वॉल्यूम कितना था, टोटल v था, अब आधे का वॉल्यूम v/2, इसका वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा, v/2। तो ये वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है मास के साथ साथ। क्या प्रेशर चेंज होगा, पहले प्रेशर सिस्टम का कितना था, इस रूम का P था, आपने पार्टीशन कर दिया, प्रेशर उसका भी P रहेगा, इसका भी P रहेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, इसका भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा, प्रेशर चेंज होगा, तो इसका प्रेशर भी P, इसका प्रेशर भी। मास तो चेंज हो गया लेकिन प्रेशर चेंज नहीं हुआ। प्रेशर इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, प्रेशर मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए प्रेशर क्या बताया था मैंने आपको, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां पर आप देख सकते हैं टेम्परेचर कितना होगा, पहले T था, इसका भी T रहेगा, इसका भी T रहेगा, उस आधे का टेम्परेचर T, इसका भी T रहेगा, तो ये भी डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी क्या है, इंटेंसिव है। आप देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ भी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं इसकी डेंसिटी के बारे में कि इसकी डेंसिटी कितनी थी पहले, रो, क्या इसकी डेंसिटी चेंज हुई होगी, देखते हैं, क्योंकि डेंसिटी होता है आपका m/v। अब देखो इसकी सिस्टम की डेंसिटी कितनी होगी, m कितना है यहाँ पे, उसका m मास कितना था, m, वॉल्यूम कितना था v, इसका मास m/2, इसका वॉल्यूम v/2, तो m/2 v/2, तो m/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो m/v इसकी भी थी, इसकी भी क्या है, m/v। इसकी देखो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, m/2 अपॉन v/2, 2 से 2 गया तो फिर से m/2, इसकी डेंसिटी m/v, इसकी भी m/v, इसकी भी m/v। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी मास और वॉल्यूम का रेशियो है, मास चेंज हो रहा है तो साथ ही साथ उसी रेशियो में वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, इसलिए डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज ऑफ द सिस्टम, सो दैट इज व्हाई इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। डेंसिटी क्या होगी आपकी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव। जैसे एक एग्जांपल और ले लो आप, जैसे पानी है, वाटर है, वाटर की डेंसिटी कितनी है, वाटर की डेंसिटी कितनी है, वाटर की डेंसिटी है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आपके पास 1 लीटर पानी है, 1 kg वाटर आपके पास है, तो डेंसिटी कितनी होगी 1000। इसका मास आपने ले लिया ज्यादा, 1000 लीटर, 1000 किलोग्राम पानी है, तो क्या उसकी डेंसिटी 1000 गुना हो जाएगी, नो, दैट विल रिमेन सेम 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो मास कम हो कि ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, द डेंसिटी विल रिमेन सेम। बात समझ में आती है। तो ये आप ऐसा भी कह सकते हो, जिन प्रॉपर्टी को हम ऐड कर सकते हैं वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
क्या है वो एक्स, जैसे इंटरनल एनर्जी है आप ऐड कर सकते हो, प्रेशर को ऐड कर सकते हो, प्रेशर को ना तो ऐड कर सकते हो ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। अब इस रूम के आप 100 हिस्से कर दो, प्रेशर विल रिमेन सेम, वो घटेगा बढ़ेगा नहीं। टेम्परेचर विल रिमेन सेम, कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं। अगर इसका आप पार्टीशन कर दोगे तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसका मास चेंज हो जाएगा। हर एक जो पोर्शन बनेगा उसकी क्या होगी, डेंसिटी सेम होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मास चेंज हो गया, हाफ ऑफ एम स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। पोटेंशियल एनर्जी mgh, m चेंज हो गया, तो वो सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जो मास के साथ साथ चेंज होंगी, जो मास पे डिपेंड करेंगी वो एक्सटेंसिव हैं, और जो मास पे डिपेंड नहीं करेंगी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास और साइज ऑफ द सिस्टम, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएंगी। मुझे लगता है कि इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आपको समझ आ गया होगा। अब ये कंक्लूजन निकल के आ गया, क्योंकि जो मास है, सॉरी जो डेंसिटी है, डेंसिटी इज व्हाट, इट इज मास और वॉल्यूम का रेशियो है। मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये भी वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये क्या है, m/v, इट इज द रेशियो ऑफ व्हाट इज डेंसिटी, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, यानी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है, इसलिए क्या बन गई, क्या बन गई, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो वही चीज लिखा गया, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकम्स इंटेंसिव। तो यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल करके आता है, अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, उनका अगर रेशियो है तो वो क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। वही चीज मैंने और डिटेल में यहां पर एग्जांपल के साथ लिख दी है। जैसे स्पेसिफिक, जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज डिराइव्ड फ्रॉम द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो जरा ध्यान से समझो, ये है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे वॉल्यूम है मीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम मास पे डिपेंड करता है। अगर स्पेसिफिक लिख लें इसको, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम मीटर क्यूब, ये है स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये कई बार आपको थर्मोडायनामिक्स के अंदर लिखने के लिए आएगा, बोलने मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी। एंट्रोपी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। स्पेसिफिक का मतलब समझ लेना, यहां पे क्या होता है, स्पेसिफिक का मतलब होता है पर यूनिट मास, है ना, पर यूनिट मास। अगर आप किसी भी प्रॉपर्टी को पर यूनिट मास लिख रहे हो तो वो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां लिखा हुआ है वॉल्यूम मीटर क्यूब, इसी को अगर आप क्या लिखोगे, मीटर क्यूब पर केजी, मीटर क्यूब पर केजी अगर लिखोगे तो वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है। अगर आपने लिखा V 5 मीटर क्यूब, अगर आपने मास से डिवाइड, मान लो एक रूम है जिसका वॉल्यूम कितना है, 5 मीटर क्यूब है, उसका कुछ मास भी होगा। मान लो इसका मास कितना है, 2 kg इसका मास है, 2 kg, तो मास से आपने डिवाइड कर दिया तो ये क्या आ जाएगा आपका 5/2 मीटर क्यूब पर केजी। तो आपने जब मीटर क्यूब को पर केजी लिख लिया, वॉल्यूम को पर केजी लिखा, तो बन गया स्पेसिफिक। तो आप याद रखना, जैसे V क्या है आपका, वॉल्यूम मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास क्या है आपका, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये भी एक्सटेंसिव, ये भी एक्सटेंसिव। मैंने क्या बोला था आपको, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या बन जाता है, इंटेंसिव। तो जो वॉल्यूम है आपका, ध्यान रखिएगा, जो वॉल्यूम है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है आपका, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटरनल एनर्जी होती है किलो जूल में, इस इंटरनल एनर्जी को हम कैपिटल यू से लिखेंगे। अब होता है इसके सामने क्या, इससे पहले क्या, स्पेसिफिक, क्या जोड़ दिया हमने इसमें, स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक का मतलब होता है कैपिटल U अपॉन M, यानी किलोजूल पर केजी, पर यूनिट मास लिख रहे हो तो ये इंटेंसिव है। एंथैल्पी, किलोजूल, एक्सटेंसिव है। स्पेसिफिक लग गया इसके अंदर, स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या है, किलोजूल पर केजी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी, किलोजूल पर केजी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर हम किलोजूल पर केजी केल्विन, यहां पे पर केजी लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, स्पेसिफिक मतलब इंटेंसिव। गिव्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, ये सब किसके एग्जांपल हैं, एक्सटेंसिव के। अब इनके आगे स्पेसिफिक लगा दोगे तो ये क्या बन जाएंगी, तो ये बन जाएंगी इंटेंसिव। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये फील आया होगा तो आप जितने भी क्वेश्चंस हैं इस तरह के कंपटीशन एग्जाम में आते हैं उन सभी को सॉल्व कर सकते हो। AKTU एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज इंटेंसिव, यहां भी लिख दिया मैंने, ठीक है। और जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर कहीं पर स्पेसिफिक आपको दिख जाएगा तो आप समझ जाना कि वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी, इंटेंसिव, मतलब पर यूनिट मास, पर केजी, ठीक है ना, वो लिखा है यहाँ पे। ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज आर इंटेंसिव। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मैंने बोला था आपको पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन बताया था। अभी जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं सब की सब कैसी होती हैं, पॉइंट फंक्शंस होती हैं। यहां पर अगर मैं एक डायग्राम आपको बना करके समझाऊं,
यस, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक डायग्राम है, दिस इज योर प्रेशर एंड दिस इज योर वॉल्यूम। मैंने बोला कि ये एक स्टेट है यहाँ पे, और इसका प्रेशर कितना है यहाँ पे P1 है, और इसका कुछ वॉल्यूम होगा यहाँ पे V1। एक इस तरह से ये एक स्टेट है, यहीं से आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा और पाथ भी समझ में आ जाएगा। अब ये इसकी एक फाइनल स्टेट है जिसका प्रेशर कितना है यहाँ पे P2 है, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना है इसका V2 है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जो प्रेशर होता है वो एक प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम क्या है, एक प्रॉपर्टी है। तो जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम पॉइंट पर लिख सकते हैं, मतलब किसी भी पॉइंट पर हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। क्योंकि यहां पर ये पॉइंट है, मैंने बोला प्रेशर P1 है, इसका मतलब जो P1 है एक पॉइंट पर है, ये पॉइंट फंक्शन है। P2 क्या है, एक पॉइंट पर है, ये पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, ये वॉल्यूम एक पॉइंट फंक्शन है, ये वॉल्यूम एक पॉइंट फंक्शन है। अगर इसको देखो, ये अलग स्टेट है, यहां पर ये अलग स्टेट है, ये ऐसे कह सकते हो, ये P1 P2 P3 P4 इस तरह से, यहां पर B1 B2 B3 इस तरह से, है ना। ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। तो अगर मैं इनको मिला दूं, इन स्टेट्स को अगर मिला देता हूं, तो एक सीरीज ऑफ स्टेट्स है। ये क्या है, सीरीज ऑफ स्टेट है। तो ये क्या बन गया, एक पाथ, मतलब ये क्या बना, एक पाथ बना। और ये जो स्टेट थी, ये जो स्टेट चेंज हो रही थी, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं, प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल चाय का कप है, तो चाय का टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जो टेम्परेचर कम हो रहा है, अभी टेम्परेचर ज्यादा है, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, फिर कम हुआ, तो वो जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब उस चाय का जो कप है, जो सिस्टम आपने मान रखा है, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, यानी उसकी स्टेट चेंज हो रही है, उसकी कंडीशन चेंज हो रही है। तो ये जो स्टेट है वो टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है, ऐसे ही इसका मान लो उसका प्रेशर चेंज हो रहा है। तो ये जो आपका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसका मतलब एक प्रोसेस हो रहा है। प्रेशर चेंज होना, टेम्परेचर का चेंज होना, मतलब प्रोसेस हो रहा है। अब इन स्टेट्स को मिला दोगे तो क्या बनेगा, एक प्रोसेस पाथ बनेगा। अब बैक टू दी पॉइंट, हम क्या समझाना चाह रहे थे आपको, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं, टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम, वो सब पॉइंट फंक्शंस होती हैं। अब पाथ फंक्शन क्या होता है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है वो तो ये है कि पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या डिफरेंस है। कि जो पॉइंट फंक्शंस होते हैं ये केवल पॉइंट पर डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। ठीक है। दूसरा, अब ये जो पाथ है, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV। बोलो यस और नो। यानी कि ये किसके बराबर होता है, पीवी डायग्राम का जो एरिया होता है उसके बराबर होता है। तो यानी कि जो पीवी डायग्राम है, ये वाला जो एरिया है, मान लो ये पॉइंट क्या था आपका 1, ये पॉइंट था आपका 2, तो ये जो एरिया है ये होगा आपका वर्क। ये क्या होगा आपका वर्क, 1 से 2 तक कितना वर्क हुआ, 1 से 2 तक कितना वर्क हुआ। मान लो इसने पाथ ए को फॉलो किया, ये पाथ ए है। अब मुझे एक बात बताना, बहुत ध्यान से समझना आप इसको। अभी कितना प्रेशर है P1, अभी कितना प्रेशर है P2। अब पाथ क्या है, इसने फॉलो किया ए को। अब इसका एरिया कितना आ गया, जो भी एरिया होगा वो W12 के बराबर होगा, है ना। ए को फॉलो किया इसने। अब मैंने क्या करा, इनिशियल पॉइंट तो वही रहेगा, फाइनल पॉइंट वही है। मैंने 1 से 2 इस रास्ते से गया, पाथ ए के माध्यम से गया। अब यहां पे दूसरा पाथ बना दिया, पाथ बी। लेकिन पाथ चेंज हो गया, इनिशियल पॉइंट पहले भी 1 था, फाइनल पॉइंट पहले भी 2 था, अभी भी 2 है, लेकिन पाथ चेंज हुआ। यस और नो। ये पाथ पहले ए था, अब कौन सा है, ग्रीन कलर का बी है। तो जो पहले W12 एरिया के बराबर आया था, अब मुझे ये बताना, ये जो ग्रीन कलर का है दूसरा पाथ जो बी है, क्या ये एरिया बदल गया, तो वर्क भी बदल जाएगा। तो W12 अभी भी ये पहले भी था, लेकिन जो बी वाला एरिया है दोनों अलग अलग हैं। मतलब जिसका एरिया ज्यादा होगा, W12 बी के लिए ज्यादा है, क्योंकि एरिया ज्यादा है, जितना एरिया ज्यादा होगा उतना वर्क ज्यादा होगा। बोलो यस और नो। किससे, 1 2 ए से। बी वाला जो एरिया है, बी पाथ जो है उसका एरिया ज्यादा है, इसलिए वर्क ज्यादा है। ये बात आपको नेक्स्ट वाली जो यूनिट नंबर 2 का 1 शॉट होगा उसमें हम इसको डिराइव भी करके दिखाएंगे आपको। फिलहाल आप ये समझो कि W जो वर्क होता है PdV के बराबर होता है, यानी कि जो एरिया होता है पीवी डायग्राम का, जितना एरिया ज्यादा उतना वर्क ज्यादा। अब आप मुझे एक बात बता सकते हो, क्या ये पॉइंट्स बदल गए, ये तो वही हैं। तो यानी कि जो प्रॉपर्टीज हैं ये सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती हैं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती हैं। पाथ ए के लिए और बी के लिए P1 और P2 अभी भी सेम है, B1 B2 अभी भी सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करती है कौन, पॉइंट फंक्शन। तो वही लिखा हुआ है यहां पे कि इट्स वैल्यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ये जो पॉइंट फंक्शंस होते हैं, जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं सब पॉइंट फंक्शंस होते हैं, और पॉइंट फंक्शंस पाथ पे डिपेंड नहीं करते।
इस पर डिपेंड नहीं करते, पॉइंट पे डिपेंड, सॉरी पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। लेकिन जो पाथ फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से होते हैं पाथ फंक्शन, बता देता हूं यहां पे। जो वर्क होता है और हीट ट्रांसफर, W और Q, वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, ये पाथ फंक्शंस होते हैं और ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। यहां पे आपने देखा इस पाथ ए का वर्क अलग था, बी का अलग है। अगर ये आप नेक्स्ट वाला पाथ लोगे, इसका वर्क अलग हो जाएगा, इसका अलग हो जाएगा। तो पाथ पे डिपेंड करते हैं, तो वो पाथ फंक्शंस कहलाते हैं। जो पाथ फंक्शन होते हैं उनकी वैल्यू डिपेंड करती है किस पे, पाथ पे। जिस पाथ को प्रोसेस फॉलो करता है उस पाथ पे डिपेंड करते हैं, इसलिए पाथ फंक्शन है। ये क्या है आपके, इट इज एन एग्जैक्ट और परफेक्ट डिफरेंशियल, कौन, पॉइंट फंक्शन। यानी कि जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं ये सब पॉइंट फंक्शंस होते हैं। जैसे प्रॉपर्टीज है प्रेशर, जो प्रेशर है क्या है, एक प्रॉपर्टी है, यानी कि एक ये क्या है आपका पॉइंट फंक्शन है। इसको क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा पी, या फिर आप लिख सकते हो इसको या तो डेल्टा पी से लिखोगे या फिर आप इसको डीपी से लिखोगे। मतलब क्या हुआ इसका, P2 माइनस P1, 1 से 2 तक, 1 पे कितना प्रेशर था P1, वहां कितना था P2, तो P2 माइनस P1 डिफरेंशियल, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ये आपका परफेक्ट डिफरेंशियल है। लेकिन जो वर्क होता है, जो क्या होता है आपका वर्क जो होता है, यानी कि जो पाथ फंक्शन है, इट इज इन एग्जैक्ट और इम्परफेक्ट डिफरेंस। इम्परफेक्ट, ये परफेक्ट है, ये इम्परफेक्ट है, ये एग्जैक्ट है, ये इन एग्जैक्ट है ना। तो जो वर्क होगा, ये जो आपने लिखा है जो W है, यहां पे जो W है ये क्या होगा आपका, W इज इक्वल टू, या तो इसको आप, ये W क्या है आपका, W है आपका एक पाथ फंक्शन। कैसा है, पाथ फंक्शन है। और इसको आप डेल्टा W नहीं लिख सकते, आप इसको DW नहीं लिख सकते। क्या लिखोगे, या तो इसको आप डेल W, ये सही तरीका है, या फिर इसको आप D से अगर लिखना चाहते हो तो काट के लिखोगे, ये इसका सही तरीका है। आप नहीं लिख सकते कि डेल W कितना होता है, W2 माइनस W1। हम ये नहीं कह, W2 का मतलब है कि पॉइंट 2 पर W कितना है, 1 पे वर्क कितना है। हम ये नहीं कह सकते इस पॉइंट पे कितना वर्क है, नो। हम ये कहेंगे कि 1 से 2 तक कितना वर्क हुआ, या हम ये कहेंगे जो एक और होता है पाथ फंक्शन आपका हीट ट्रांसफर Q, है ना, तो इसको हम लिखेंगे डेल Q, या लिखेंगे ऐसे करके, हम इसको Q2 माइनस Q1 नहीं लिख सकते। आप नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हीट ट्रांसफर कितना है, नहीं। हम ये कहेंगे कि 1 से 2 तक कितना वर्क हुआ, 2 से 3 तक कितना हीट ट्रांसफर हुआ, 4 से 1 तक कितना हीट ट्रांसफर हुआ, दैट इज करेक्ट। पॉइंट 1 पे या पॉइंट 2 पे या पॉइंट 4 पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हीट कितना है, वर्क कितना है, उसका कोई सेंस नहीं होता है। हम ये जरूर कह सकते हैं कि पॉइंट 1 2 3 किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, क्योंकि वो पॉइंट फंक्शंस हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज हैं। मुझे लगता है कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट तो वही लिखा हुआ था यहाँ पे, ये एग्जैक्ट होता है, ये इनएग्जैक्ट होते हैं। पॉइंट फंक्शंस परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं और पाथ फंक्शन इनएग्जैक्ट इम्परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं। इनका इट्स साइक्लिक इंटीग्रल इज ऑलवेज जीरो। इनका साइक्लिक इंटीग्रल कितना होता है, जीरो। साइक्लिक, क्योंकि इन साइकिल का मतलब ही समझ में आएगा आपको आगे। इसका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, डेंसिटी पॉइंट फंक्शन है, एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सब पॉइंट फंक्शंस हैं। वर्क, हीट और वर्क जो है ये क्या है, पाथ फंक्शन है। अगर आपसे हीट और वर्क, क्योंकि दोनों एनर्जी ट्रांसफर के अंदर आते हैं, तो अगर हीट और वर्क में डिफरेंस पूछ लेगा आपसे, भाई हीट और वर्क दोनों में सिमिलरिटी क्या है, कि दोनों पाथ फंक्शन है, दोनों पाथ पे डिपेंड करते हैं, तो डिफरेंस क्या है, फिर आपसे डिफरेंस तो पूछ सकता है। बोलो यस और नो। भाई हीट और वर्क में अगर आपसे डिफरेंस पूछ लेगा, किसमें, हीट और वर्क में क्या डिफरेंस है, वर्क कितना होता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी, और हीट कितना होता है आपका Q इज इक्वल टू TdS होता है। यानी कि इसके लिए हम पीवी डायग्राम बनाते हैं और इसके लिए हम TS डायग्राम बनाते हैं। तो जैसे यहां पर हमको वर्क मिलता है किससे, एरिया अंडर द कर्व, किसका, पीवी डायग्राम का, और हीट ट्रांसफर किससे मिलेगा, TS डायग्राम का जो एरिया होगा। TS डायग्राम का एरिया हमको हीट ट्रांसफर देता है, पीवी डायग्राम का एरिया हमको वर्क ट्रांसफर देता है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों पाथ फंक्शन है, दोनों पाथ पे डिपेंड करते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि पॉइंट फंक्शन, पाथ फंक्शन आपको समझ आ गया होगा। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव कौन सी है, जो इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव का मतलब है, भूल तो नहीं गए, इंटेंसिव का मतलब है इंडिपेंडेंट ऑफ मास। अब काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, K इज इक्वल टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो ये तो मास पर डिपेंड करेगी, तो ये तो कैसी प्रॉपर्टी है आपकी, ये तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। स्पेसिफिक एंथैल्पी, एंथैल्पी एक्सटेंसिव है,
लेकिन स्पेसिफिक एंथैल्पी मैंने बताया था, अगर स्पेसिफिक है तो वो इंटेंसिव है, तो ये होगी दूसरे नंबर वाली इंटेंसिव होगी। प्रेशर भी इंटेंसिव होती है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, लेकिन अगर इसको हम स्पेसिफिक लिखते, स्पेसिफिक एंट्रोपी, तो वो इंटेंसिव बन जाती। तो ये कौन सी है, एक तो प्रेशर है और एक ये है, यानी कि 2 और 3 ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है ना, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है 2 और 3। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, दिमाग लगाइएगा। आपको लिस्ट और लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखी है, नीचे आपको कुछ ABCD के साथ 1 2 3 को मैच कराना है, इजीली आप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पाथ फंक्शन बता दिया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बता दिया, एक्सटेंसिव बता दिया, पॉइंट फंक्शन बता दिया, बड़े आराम से आप इसको कर सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी क्या होते हैं, सब आपके पॉइंट फंक्शंस होते हैं, है ना। जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं सब क्या होती हैं, पॉइंट फंक्शंस होती हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी इज नॉट अ थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, इसमें से कौन सी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी नहीं है। टेम्परेचर तो एक प्रॉपर्टी है, स्पेसिफिक वॉल्यूम प्रॉपर्टी है, प्रेशर प्रॉपर्टी है, हीट प्रॉपर्टी नहीं है, ये पॉइंट फंक्शन नहीं है, ये पाथ फंक्शन है। हीट और वर्क ये दोनों क्या हैं आपके, ये प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान रखिएगा। हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर आर नॉट अ प्रॉपर्टी, दोनों क्या हैं, पाथ फंक्शंस हैं, पाथ पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोसेस क्या होता है, स्टेट क्या होती है। आई थिंक ये AKTU में अभी लास्ट टाइम ही आया क्वेश्चन है, 2022-23 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेस पाथ, और इसी में देख लेंगे हम व्हाट इज साइकिल, है ना। साइकिल क्या होती है उसको भी समझ लेंगे। चलो कुछ ही स्लाइड्स बची हुई हैं, और जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया था पहले, ये छोटी यूनिट हो गई है काफी, और जो क्वेश्चंस आते हैं कुछ टॉपिक्स इसमें छोटे छोटे ऐसे भी हैं जो एग्जाम में पूछे नहीं जाते जनरली, तो मैंने स्किप किया हुआ है इनको। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे वो सारे आपको कवर करा रहे हैं। तो व्हाट इज स्टेट, स्टेट का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट। देखो एक डायग्राम से समझा दूं, इस डायग्राम पर हम अभी वापस आएंगे दोबारा से। ये आपका एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, यहां पर एक गैस भरी हुई है, इस गैस का कुछ वॉल्यूम होगा, बोलो यस और नो, इसका कुछ टेम्परेचर भी होगा, इसका कुछ प्रेशर भी होगा, बोलो यस और नो। मान लो इसका प्रेशर कितना है अभी P1, इसका टेम्परेचर कितना है अभी T1, इसका वॉल्यूम कितना है अभी V1। अगर हम एक PV डायग्राम बनाना चाहें यहाँ पर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो हमने माना कि ये जो पॉइंट है इसका प्रेशर कितना है P1, इसका वॉल्यूम कितना है V1। अब हमने इसको कुछ एनर्जी ट्रांसफर किया, इसको हमने कुछ एनर्जी का ट्रांसफर किया। जब हम एनर्जी ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, तो प्रेशर चेंज हो सकता है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है, यस और नो। तो माना, तो जब प्रेशर चेंज होगा तो इसका मतलब P1 की वैल्यू P2 हो गई, यानी कि स्टेट चेंज हो गई। क्या हो गई, इसकी स्टेट चेंज हो गई ये। उसके बाद फिर से नई स्टेट आ गई, तो इस तरह से यहां पर क्या हो गया, प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, यहां पर P3 हो गया, यहां पर कितना हो गया आपका वॉल्यूम V2 हो गया। तो यानी कि जैसा हमें, तो क्या हो रहा है, ये पिस्टन ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि इसकी जो स्टेट्स हैं वो चेंज हो रही है। क्या हो रही है, इसकी स्टेट चेंज हो रही है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इसका वॉल्यूम भी मान लो इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे जो इसकी कंडीशन है, इसकी अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इसकी कंडीशन क्या है, मतलब उसकी उस समय प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे मैंने चाय का कप का एग्जांपल दिया आपको कि चाय आपने गरम गरम बनाई, मैंने बोला चाय की कंडीशन क्या है, तो मतलब उसका टेम्परेचर कितना है। थोड़ी देर के बाद टेम्परेचर कम हो गया, मैंने कहा कंडीशन क्या है, आप बताओगे, अब टेम्परेचर इतना हो गया। फिर थोड़ी देर के बाद मैंने पूछा कंडीशन क्या है, आपने कहा टेम्परेचर इतना हो गया। तो जो सिस्टम की जो कंडीशन होती है उसी को हम स्टेट कहते हैं। मतलब, और ये पता कैसे लगती है, प्रॉपर्टी से, प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, टेम्परेचर कितना है। तो आपको ये बात समझ आ रही है कि ये जो सिस्टम की कंडीशन होती है उसी को हम स्टेट, ये एक स्टेट है, ये दूसरी स्टेट है सिस्टम की, क्योंकि प्रॉपर्टीज क्या हो रही है चेंज, ये तीसरी स्टेट है, ये इस तरह से ये क्या हो रही है, ये स्टेट है। तो सिस्टम की जो कंडीशन होती है उसको हम स्टेट के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम स्टेट के नाम से बोलते हैं। अच्छा, ये जो आपकी स्टेट चेंज हो रही है ये एक प्रोसेस है, मतलब चाय का टेम्परेचर अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग है, मतलब वो चाय की कंडीशन है, वो सिस्टम की कंडीशन है, वो सिस्टम की स्टेट है। अब मैं कह रहा हूं कि चाय ठंडी हो रही है, यानी समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है, दैट इज द प्रोसेस, दैट इज द प्रोसेस। तो वही चीज यहां पर आपको डायग्राम से बना करके समझानी होगी कि व्हाट इज स्टेट। देखो लिखा हुआ है कंडीशन ऑफ सिस्टम इज नोन एज स्टेट, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, तो ये एक स्टेट है, ये यानी कि सिस्टम की एक कंडीशन है, यहां पर कुछ प्रेशर है, यहां पर कुछ वॉल्यूम है, प्रेशर कितना हो गया यहाँ पर P1, वॉल्यूम कितना हो गया V1, तो ये एक स्टेट है। फिर ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है, ये स्टेट है।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये इसका प्रेशर यहाँ पर P2 हो गया, फाइनल स्टेट है, ये वॉल्यूम इसका V2 हो गया। तो व्हाट इज स्टेट? इट इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज नोन एज स्टेट। चाय का टेम्परेचर कितना है वो इसकी स्टेट है। अब ये जो स्टेट चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, चाय का टेम्परेचर कम हो रहा है, जो काम हो रहा है उसके अंदर, जो एक समथिंग इज हैपनिंग, दैट इज प्रोसेस। यानी कि जो स्टेट्स चेंज हो रही हैं, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब स्टेट्स चेंज हो रही है, मतलब उसकी कंडीशन चेंज हो रही है, वही है जो प्रोसेस हो रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ प्रोसेस, चेंज ऑफ स्टेट, स्टेट का चेंज होना, चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज द प्रोसेस। चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। स्टेट चेंज हो रही है। अब पता कैसे लगेगा स्टेट चेंज हो रही है? स्टेट का कहां से पता लगता है? कंडीशन ऑफ द सिस्टम, कंडीशन ऑफ द सिस्टम, कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज कंडीशन ऑफ द सिस्टम इज सॉरी कंडीशन ऑफ द सिस्टम नोन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज। सिस्टम की कंडीशन कैसे पता लगेगी? प्रॉपर्टी से। क्या है कंडीशन सिस्टम की? तो बोले टेम्परेचर कितना है, आपने बोला 70 डिग्री सेल्सियस, तो 70 डिग्री सेल्सियस सिस्टम की कंडीशन है। कहां से पता लगी? प्रॉपर्टी से, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? एक प्रॉपर्टी है। नाउ व्हाट इज प्रोसेस पाथ? द सीरीज ऑफ स्टेट्स थ्रू विच सिस्टम पासेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब क्या हुआ कि ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इसकी फिर दूसरी स्टेट, ये इस तरह से क्या हो रही है, और ये इसकी फाइनल स्टेट है। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट ये है और फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट ये है। तो यहां से लेकर के यहां तक जो सीरीज ऑफ स्टेट है, ये जो इसने इसको फॉलो किया है, इस प्रोसेस को जो फॉलो किया है, इसी को हम बोलते हैं प्रोसेस पाथ। क्या बोलते हैं? सीरीज ऑफ स्टेट्स थ्रू विच, सीरीज ऑफ स्टेट्स थ्रू विच सिस्टम पासेस। सिस्टम यहां से यहां तक गया, उसको हमने बोला प्रोसेस पाथ। नाउ व्हाट इज साइकिल? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइकिल क्या होती है? देखो यहां पे ये स्टेट 1 है, हम 1 से 2 गए तो ये एक प्रोसेस हुआ, 1 से 2 एक प्रोसेस हुआ, 1 से 2 गए एक प्रोसेस हुआ। ऐसे समझो, यहां पे एक डायग्राम बना देता हूं। यहां पे आपने ये मान लो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम है। आप 1 से 2 गए, आप 1 से 2 गए, एक प्रोसेस हुआ। आप 2 से 3 गए तो ये दूसरा प्रोसेस हुआ। तो ये साइकिल नहीं बनी है अभी, क्योंकि 1 से 2 गए, 2 से 3 गए। इनिशियल स्टेट 1 है और फाइनल स्टेट 3 है, तो ये अभी साइकिल नहीं है, ये दो प्रोसेस है। अब हम 3 से मान लो 1 पे आ जाते हैं। कहां से आ गए? 3 से 1, तो 3 प्रोसेस हो गए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। तो ये एक साइकिल बन गई, क्योंकि इनिशियल स्टेट 1 थी और घूम के हम फिर वहीं आ गए। तो ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अब 1 है। अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम हो जाती है तो उसको हम साइकिल के नाम से जानते हैं। तो कम से कम कितने प्रोसेस होने चाहिए साइकिल के लिए? कम से कम 2 प्रोसेस का होना जरूरी है। जैसे यहां पर आपको दिखाया हुआ है कि 1 से 2 गए और 1 से 2 गए। चलना बंद हो गया पेन। व्हाट इज हैपन? व्हाट हैपन? ओके ओके ओके, पेन नाराज हो गया भाई साइकिल के नाम पे। हाँ चल गया। तो 1 से 2 गए और 2 से 1 आ गए, मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल स्टेट थी वही आपकी फाइनल स्टेट बन चुकी है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर सेम है तो इसका मतलब साइकिल है। क्या है वो? आपकी साइकिल है। जैसे आप ऑटो साइकिल पढ़ते हो, डीजल साइकिल पढ़ते हो, डुअल साइकिल पढ़ते हो, है ना, फर्स्ट में पढ़ के आए होंगे। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहां से, व्हाट इज दैट, कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, इसको समझना होता है ना। ये कई बार आता है एग्जाम में, AKTU में कई बार आ चुका है। और इसी के साथ साथ आपको देखने के लिए मिलेगा यहां पर इसके कारण क्या होते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन यहां से बनने की पूरी संभावना है। और यहां पर मैं आपको समझा दूंगा एक क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जितने भी मैंने टॉपिक्स आज आपको पढ़ाए हैं, मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स आपको एग्जाम में रखे हुए मिलने वाले हैं, ध्यान रखना। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको, मैक्सिमम टॉपिक जो आज मैं पढ़ा रहा हूं ये आपको एग्जाम में मिलेंगे। थर्मोडायनामिक साइकिल फिर से एक बार यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर थर्मोडायनामिक जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट लिखेगा, एक न्यूमेरिकल कराऊंगा यहां पे, और ये हमारे यूनिट 1 का 1 शॉट यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई विल टेक 20-15 मिनट्स ओनली टू कंप्लीट दिस 1 शॉट रिविजन। चलो, तो हम आ गए यहां पे, ये बात हो चुकी है। स्टेट क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस पाथ क्या होता है। नाउ व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस? व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस? पीवी डायग्राम बना करके आप समझा सकते हैं कि मान लीजिए एक स्टेट 1 है और दूसरी फाइनल स्टेट 2 है। तो 1 से 2 एक प्रोसेस हुआ, ऐसे 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 एक प्रोसेस हुआ। अगर मान लो 1 से 2 एक प्रोसेस हो रहा है, अगर हम उस प्रोसेस की डायरेक्शन चेंज कर दें, भाई प्रोसेस अगर हुआ है तो डायरेक्शन तो कोई रही होगी ना, कि 1 से 2 एक प्रोसेस हुआ, 1 से 2 एक प्रोसेस हुआ, अगर हम इस प्रोसेस की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें,
डायरेक्शन को चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, मतलब 2 से 1 कर दें, तो जिस पाथ को इसने फॉलो किया था 1 से 2, उसी पाथ को अगर ये रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करता है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। सेम पाथ को अगर फॉलो किया 1 से 2 को इसने अगर ये वाला पाथ फॉलो किया तो 2 से 1 भी इसी पाथ को फॉलो करेगा, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। सिस्टम और सराउंडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, नेट इफेक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0, वही लिखा हुआ है। व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस? विच फॉलो, ऐसा प्रोसेस विच फॉलो द सेम पाथ व्हेन रिवर्स द डायरेक्शन विद नो इफेक्ट इन सिस्टम एंड सराउंडिंग। अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो सेम पाथ को फॉलो करेगा, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाएगा। जैसे ये दिखा सकते हो आप कि 1 से 2 गया, ये कैसा प्रोसेस है? रिवर्सिबल। अब मान लो 1 से 2 तो इस पाथ को फॉलो किया, वापस आते समय वो इस पाथ को फॉलो कर रहा है, तो वो कैसा हो जाएगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब जो प्रोसेस अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, तो वो सेम पाथ को फॉलो नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा आपका? रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो लिखा हुआ है इरिवर्सिबल विच डज नॉट फॉलो द सेम पाथ, जो सेम पाथ को फॉलो नहीं करता, जब डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, वो क्या कहलाता है आपका? इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जैसे वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, यूनिट नंबर 5 में आप पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो ये जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होते हैं, ये कौन से होते हैं? ये आपके रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस कौन से होते हैं? फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, आई थिंक यूनिट नंबर 2 में आएगा आपका ये, एंड थ्रॉटलिंग प्रोसेस यूनिट नंबर 2 में आएगा, है ना। फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। तो ये किसके एग्जांपल हैं आपके? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि रिवर्सिबल इरिवर्सिबल बताओ, और साथ ही साथ पूछ लेगा आपसे व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी, इरिवर्सिबल प्रोसेस क्यों हो जाते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। कैसे होते हैं? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में फ्रिक्शन नहीं होता है, और आप जानते हैं कि ऐसा कोई प्रोसेस नहीं जहां फ्रिक्शन ना हो। तो आइडियल केस में बात कर सकते हो आप, अदरवाइज प्रैक्टिकली सब प्रोसेस इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल के कारण क्या होते हैं? व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी? तो द कॉजेस ऑफ इरिवर्सिबिलिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है? द इरिवर्सिबिलिटी अकर्स एट द बाउंड्री आर कॉल्ड एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। जैसे हीट ट्रांसफर हुआ थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस, जैसे चाय का कप है ना, 80 डिग्री टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट का ट्रांसफर होगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, इधर की तरफ हीट का ट्रांसफर होगा। बोलो यस और नो? यस। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है, इसकी वजह से जो प्रोसेस जो उसके अंदर इरिवर्सिबिलिटी आएगी, वो क्या कहलाएगी आपकी? एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। जैसे आलू गर्म है और वो रूम में आपने रख दिया गर्म आलू, तो छिलका जो था उसकी बाउंड्री, वहां से हीट का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। बाउंड्री पे जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, बाउंड्री पे, क्योंकि जो हीट ट्रांसफर हो रही होगी वो छिलके को तो पार करके जाएगी बाउंड्री पे, तो वही लिखा हुआ है इरिवर्सिबिलिटी अकर्स एट द बाउंड्री। आलू के छिलके से क्या हो रही है? हीट का ट्रांसफर हो रहा है। क्यों हीट का ट्रांसफर हो रहा है? बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस है ना। तो यहां पर लिखा होगा टेम्परेचर डिफरेंस की हीट ट्रांसफर थ्रू, एग्जांपल है हीट का कारण क्या है इसका? हीट ट्रांसफर थ्रू फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, इंटरनल मतलब सिस्टम के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल ले सकते हो आप, ये एक पिस्टन है, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन मूव करेगा, सिलेंडर के अंदर जब पिस्टन मूव करेगा तो यहां पर फ्रिक्शन होगा, यस और नो? यस। इस फ्रिक्शन की वजह से सिस्टम के अंदर जो इरिवर्सिबिलिटी आएगी, दैट इज इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, है ना। फ्रिक्शन की वजह से जो आएगी, फ्रिक्शन की वजह से। अब वो हो सकता है कि मॉलिक्यूल्स आपस में फ्रिक्शन, भाई मॉलिक्यूल्स अगर कोई गैस है, कोई एयर है, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे, तो वो जो मॉलिक्यूलर की वजह से फ्रिक्शन आएगा, उसकी वजह से इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होगी। एक देखो लिखा है इरिवर्सिबिलिटी कौन सी? इंटरनल अकर्स विद इन द सिस्टम बाउंड्री, बाउंड्री के अंदर, सिस्टम के अंदर जो इरिवर्सिबिलिटी आ रही है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। क्या इफेक्ट होगा? उसका कारण क्या है? मैकेनिकल फ्रिक्शन हो सकता है। क्या हो सकता है? मैकेनिकल फ्रिक्शन, कि या मॉलिक्यूलर का जो आपस में रबिंग करते हैं मॉलिक्यूल्स, उसकी वजह से हो सकता है। जहां जहां पर सिस्टम के अंदर मूविंग पार्ट्स होंगे, जैसे पिस्टन, सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव कर रहा है, उसमें फ्रिक्शन आएगा, दैट इज इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी। नेक्स्ट अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस के लिए आप ये डायग्राम बना करके समझा सकते हैं। क्वेसी का मतलब होता है बहुत ही स्लो मैनर में, क्वेसी का मतलब होता है वेरी स्लो, बहुत ही स्लो, वेरी वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी वेरी
चलो, तो क्वेसी का मतलब है ऑलमोस्ट रेस्ट, इतना स्लो प्रोसेस, ऐसा लगेगा आपको कि बहुत ही रेस्ट में है, ऐसा लगेगा आपको कि बहुत प्रोसेस जो है, मतलब आप बहुत ही स्लो मैनर में जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, बहुत ही स्लो मैनर में। तो विच कैरीड, देखो क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस का मतलब है विच कैरीड आउट इन अ वेरी स्लो मैनर, वेरी स्लो मैनर विद इनफाइनाइटली स्मॉल ग्रेडियंट। आप समझो इस बात को एग्जांपल दे करके अगर मैं समझाऊं आपको, मान लो एक तराजू है ना, और इधर जो है 5 केजी का आपने वेट रखा हुआ है, इधर आपने 5 केजी का वेट रखा हुआ है, बोलो यस और नो? यस। अब आप एक काम करो, आपने तराजू लिए ऐसे और दोनों पड़ले पे इधर 5 केजी और इधर 5 केजी बराबर बराबर है दोनों पड़ले। अब आप एक काम करो, इस 5 केजी को रिमूव कर दो यहां से, इस 5 केजी को अगर आपने रिमूव कर दोगे तो व्हाट विल हैपन, आप मुझे बता सकते हो? अभी तो बराबर बराबर थे, ऐसे तराजू है, इधर 5 केजी इधर 5 केजी, अब इधर 5 केजी हटा दिया तो ये क्या होगा, बहुत तेजी से पड़ला जो है ऐसे चला जाएगा लाइक दिस, और बहुत ही सडनली जाएगा। तो ये कौन सा है आपका, दिस इज नॉट क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, बहुत ही ज्यादा फास्ट प्रोसेस होगा, हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब एक काम करते हैं, ये 5 किलो का वजन यहां रखा हुआ था, मतलब वॉट रखा हुआ था लोहे का, इधर भी 5 किलो का लोहे का था, तो आप इसकी जगह आप एक काम करो, यहां पर आप ना टमाटर रख दो छोटे छोटे, 5 किलो टमाटर रख दो, और टमाटर और भी अच्छे समझना चाहते हो तो यहां पर आप चावल के दाने रख दो, है ना, ये चावल के दाने रख दो, चावल चावल के दाने इतने छोटे छोटे, इधर 5 किलो का वेट रखा हुआ है, इधर 5 केजी आपने चावल रख दिए। अब चावल का एक दाना हटाओ आप, अब बताना आप मुझे, जब चावल का एक दाना निकालोगे आप, नाउ व्हाट विल हैपन, क्या आपको दिखाई देगा कि पल्ला ऊपर जा रहा है? फिर दूसरा दाना निकालोगे आप, फिर तीसरा निकालो, फिर चौथा निकालो, 5 किलो चावल को एक एक दाना करके निकालोगे तो जो पड़ला पहले से तेजी से भागा था ऊपर, क्या आपको चलता हुआ दिखाई देगा? नो। लेकिन क्या वास्तव में प्रोसेस हो रहा है? यस, क्योंकि चावल का एक एक दाना आपने निकाल दिया, और 5 किलो चावल जब आप पूरे हटा दोगे तो ये पल्ला अपने आप ही ऊपर आ जाएगा, बट इन अ वेरी स्मॉल मैनर, वेरी स्लो मैनर, बहुत ही स्लो, इनफाइनाइटली स्लो मैनर में जो प्रोसेस होता है दैट इज क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस, दैट इज क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। ठीक है ना? चलो, दिखाई भी नहीं देगा आपको और पल्ला ऊपर चला जाएगा। अब यहां पर आप देखना, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर ये एक पिस्टन है, दिस इज द पिस्टन। अब यहां पर एक सिस्टम है, यानी कि इसके अंदर जो भरी हुई है गैस भरी हुई है। अब इसके ऊपर आपने एक वेट रख दिया, यहां पर आपने एक पूरा वेट रख दिया, पूरा एक ही वेट है ये, क्या है ये, पूरा एक वेट आपने यहां पर रख दिया, यहां पर आपने स्टॉपर्स लगा दिए। अब आप पहला केस तो ये है, पहला केस तो ये है कि भाई अभी इस जो गैस भरी है सिस्टम जो इसके अंदर है उसकी कुछ स्टेट रहेगी। यस, मान लो उसकी इनिशियल स्टेट ये है, जिसका प्रेशर कितना है, P1 है, और इसका वॉल्यूम कितना है, V2 है, इसका वॉल्यूम V1 है, सॉरी, प्रेशर P1 और वॉल्यूम भी कितना है इसका, वॉल्यूम भी इसका कितना है, P1 है। नाउ अब आपने जो इस पिस्टन के ऊपर वेट रखा था, इस पूरे वेट को एक पूरे को हटा दो एक बार में, एक ही बार में इसको पूरे को हटा दो। नाउ व्हाट विल हैपन, इस गैस का जो अंदर गैस जो भरी हुई थी इसके अंदर, इसकी वजह से क्या लगा, इसके ऊपर एक प्रेशर था पहले से, जो प्रेशर कितना था, P1 था। अब जैसे ही आप वेट को हटाओगे ये पिस्टन तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा और इसका जो वॉल्यूम है अचानक से बढ़ जाएगा, सिलेंडर के अंदर गैस जो भरी थी पूरा भर जाएगी, उसके अंदर प्रेशर क्या होगा, एकदम से कम हो जाएगा। तो ये देखो यहां पर प्रेशर कितना हो गया इसका, P2, और ये पिस्टन जो है बहुत तेजी से यहां पर टकराएगा, यहां पर आके रुक जाएगा, और वॉल्यूम कितना इसका बढ़ जाएगा, अभी इतना वॉल्यूम है भर गया, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, V2। तो वॉल्यूम बढ़ गया, इसका एक्सपेंशन हुआ। कौन सा एक्सपेंशन है, स्लो मैनर में या फास्ट, एकदम फास्ट, सडन एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा है, दिस इज कॉल्ड सडन एक्सपेंशन। क्या बोलोगे, दिस इज कॉल्ड सडन एक्सपेंशन। और इसमें इनिशियल स्टेट इक्विलिब्रियम में थी, और जब ये टकराएगा यहां पर आकर के, टकराने के बाद फिर से ये इक्विलिब्रियम में आएगा, तो ये हो जाएगी इसकी फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। लेकिन जो बीच की स्टेट है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, सडन एक्सपेंशन, अचानक से एक्सपेंड हो गया। अब इसको दूसरे तरीके से अगर करके देखें, क्योंकि सडन एक्सपेंशन तो कराना नहीं, क्वेसी का मतलब बहुत ही स्लो मैनर में कराना है, तो आपको क्या करना है, यहां पे ये जो वेट रखे हुए थे आपने इस वेट को बहुत छोटे छोटे वेट में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया है ना, बहुत ही छोटे छोटे वेट में आपने स्प्लिट कर दिया है। अब क्या करोगे आप, इसका कुछ प्रेशर था यहां पे, पहले P1 था यहां पे, अब आपने एक स्ट्रिप को हटाना है, पूरे वेट को एक साथ नहीं हटाना है, एक एक टमाटर निकालना है, एक एक चावल का दाना हटाना है, तो एक छोटे से वेट को हटाना है यहां से,
तो इसके बाद जो स्टेट आएगी, मतलब ये जो सिस्टम है इसकी जो ये तो इनिशियल स्टेट थी, ये फाइनल स्टेट थी। अगर इंटरमीडिएट स्टेट भी क्या रहेंगी, इक्विलिब्रियम में रहेंगी, तो हम बोलेंगे उसको क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। अब एक एक करके हटाते जाओ, एक एक करके हटाते, तो पिस्टन क्या होगा, मूव करके यहां पे आ जाएगा फाइनली। तो ये जो प्रोसेस होगा ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस कहलाएगा। ये इसकी इनिशियल स्टेट है, ये इसकी फाइनल स्टेट है, और ये इसकी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं। ये कौन सी स्टेट है, इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं। तो सभी स्टेट्स, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट और इंटरमीडिएट स्टेट्स भी क्या रहनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहनी चाहिए। तो सच काइंड ऑफ प्रोसेस इज कॉल्ड क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस। तो जब क्वेसी स्टैटिक प्रोसेस आपसे पूछा जाएगा, और पूछा ही जाएगा, आप इसको मान लो, लिख लो, है ना, तो ये डायग्राम बनाओगे, ये डायग्राम बनाओगे, ये लिखोगे। जो कहानी मैंने लिखी है, जो कहानी मैंने बताई है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो वो भी लिखना पड़ेगा, बात समझ रहे हो। जो मैंने बताया है, शायद मैंने नोट्स में दिया है कि नहीं दिया, आपको पहले ध्यान नहीं है, लेकिन जो मैंने आपको बताया उसको आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। प्रॉपर डायग्राम बनाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने पढ़ लिया था क्या, स्टेट क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस पाथ क्या होता है, नाउ व्हाट इज साइकिल। तो मैंने बोला था आपको कि देखो यहाँ पे ये एक स्टेट थी, ये दूसरी स्टेट थी, है ना, तो ये स्टेट हो गई यानी कंडीशन ऑफ सिस्टम, ये हो गया प्रोसेस पाथ, ये क्या हो गया, प्रोसेस पाथ। नाउ व्हाट इज साइकिल, मैंने बोला साइकिल का मतलब है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो ये होगी इनिशियल स्टेट, ये होगी फाइनल स्टेट। तो मान लो ये एक प्रोसेस हुआ 1 से 2 और दूसरा प्रोसेस हुआ 2 से 1, तो जहां से हम चले वहीं पे वापस आ गए, तो इनिशियल स्टेट भी वही है और फाइनल स्टेट भी वही है, तो उसको बोलते हैं थर्मोडायनामिक साइकिल। A system is said to be undergone a cycle when initial state and final state या initial और final points क्या हैं, सेम है। फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट या फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट एक ही बात है। एग्जांपल है इसका ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल एंड रैंकाइन साइकिल। कोई भी इंजन होता है वो किसी न किसी साइकिल पे काम करता है। जो आपके एसआई इंजन होते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन, जो पेट्रोल इंजन है, वो डीजल साइकिल पे काम करते हैं, ठीक है। और फॉर ए साइकिल चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। प्रॉपर्टी मतलब प्रेशर, टेम्परेचर। अगर कोई भी एक साइकिल है, साइकिल के लिए क्या होगा, हमेशा याद रखना, डेल्टा पी जीरो होगा, डेल्टा टी कितना होगा, जीरो होगा। जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं उन सबका डिफरेंस साइकिल के लिए कितना होता है, जीरो होता है। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ एस मस्ट बी इक्वल टू, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनका साइक्लिक इंटीग्रल कितना होगा, जीरो होगा। या चेंज इन प्रॉपर्टी कह सकते हैं, चेंज इन प्रॉपर्टी फॉर अ साइकिल इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। बात समझ आ गई, चलो, क्योंकि कई बार थर्मोडायनामिक साइकिल भी पूछ लेता है। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, क्या पढ़ेंगे हम इसमें, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। कई बार एग्जाम में आता है, हर बार आता ही रहता है। तो ये कहता है कि अगर 3 बॉडी है, बॉडी ए या सिस्टम कह सकते हैं या बॉडी भी लिख सकते हैं, सिस्टम ए, सिस्टम बी और सिस्टम सी। हम अगर ये कहें कि भाई अगर सिस्टम ए और सिस्टम सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर। ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब ए ये है और सी ये है, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और जो बी और सी हैं, ये बी और सी ये भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। तो सेपरेटली वन यानी ए और बी भी क्या होंगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगी, वही लिखा गया है। ए और सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, देन ए एंड बी आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद अदर। तो दैट इज द स्टेटमेंट, जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट है। आप थर्मोडायनामिक्स के अंदर टोटल 4 लॉज पढ़ते हैं। देयर आर 4 लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। तो ये जीरोथ लॉ का स्टेटमेंट है। टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। याद रखना, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमको दिया था टेम्परेचर कॉन्सेप्ट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमको दिया था इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। किसका, इंटरनल एनर्जी का। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने हमको दिया था एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट, एंट्रोपी का, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर लीड्स बाय द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी leads by the first law of thermodynamics, concept of entropy leads by the second law of thermodynamics। आगे सब समझ में आ जाएगा जब फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ पढ़ोगे। फिलहाल ये इसका कॉन्सेप्ट टेम्परेचर का किसने दिया, जीरोथ लॉ ने। जो आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हो, दैट इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है। चलिए, एक क्वेश्चन एक एटीयू में 2 बार पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन, कि फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी
98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इन केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड रैंकाइन। एक्चुअली थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल्स होते हैं, है ना, जैसे रैंकाइन स्केल हो गया, फ़ारेनहाइट स्केल हो गया, डिग्री सेल्सियस स्केल हो गया। तो हम एक स्केल को दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है ये याद रखेंगे आप लोग कि F-32/9 इक्वल टू C/5, और केल्विन का डिग्री सेल्सियस में भी आपको याद है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है, 2 नंबर में आना चाहिए। वैसे तो ये कई बार एकेटी वाले छोटे से क्वेश्चन को भी 7 नंबर में दे देते हैं। 7 नंबर में आ जाएगा तो मौजा ही मौजा है ना। और आने की संभावना इसलिए है क्योंकि बहुत ज्यादा स्कोप यहां से क्वेश्चन बनने का बनने नहीं है। लॉन्ग क्वेश्चंस बनने का स्कोप खत्म हो गया इस बार, क्योंकि यूनिट स्प्लिट हो गई है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन को कंबाइन करके वो देने का प्रयास करेंगे। तो फाइंड द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा? लगभग लगभग 98, 99। आप फीवर भी चेक करते हो, 100 फीवर है, 101 है, तो वो क्या होता है आपका? डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। कई लोग उसको डिग्री सेल्सियस में ना समझ लें, है ना। डिग्री सेल्सियस में कितना होता है वो भी यहां से देखो पता लग जाएगा। तो एफ की वैल्यू बोले तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब डिग्री सेल्सियस में आपको बताना है, रैंकाइन में बताना है, केल्विन में आपको बताना है। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। वी नो दैट F-32/9 इक्वल टू C/5। डिग्री फ़ारेनहाइट एफ, इसकी वैल्यू रख दो कितनी है? 98.6। यहां पर ये वैल्यू रख दी हमने एफ की 98.6। अब यहां सी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी। एक और क्वेश्चन इसी तरह का आया हुआ है, उसमें 36 पॉइंट समथिंग करके आता है। तो F-32/9 इक्वल टू C/5, इस फॉर्मूले को याद कर लो। तो यहां से डिग्री सेल्सियस में कितना मिल गया आपको? 37 डिग्री सेल्सियस। और याद रखना जब डिग्री सेल्सियस में आएगा 36, 37 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। ऐसा हमारा इतना रेंज होती है हमारी बॉडी की टेम्परेचर की। उसके बाद केल्विन में कैसे कैलकुलेट करते हैं सबको पता है। अगर डिग्री सेल्सियस में पता है तो केल्विन का मतलब डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड कर देते हो? 273, सबको जानते हैं, कई बार न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, 11th 12th में यूज करते आ रहे होंगे। तो 0 डिग्री आपको डिग्री सेल्सियस में मिल गया, जो भी वैल्यू आई 273 ऐड कर दोगे तो केल्विन मिल जाएगा। कितना आंसर आ गया आपका? 310 केल्विन। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है कि भाई रैंकाइन में बताना है, ये हमने बता दिया, ये केल्विन बता दिया। अब रैंकाइन में कितना होगा उसके लिए फॉर्मूला याद रखो कि रैंकाइन इक्वल टू होता है डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 460। मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू आपको दे रखी थी यहां पे, इसमें आपने क्या कर देना है? 460 ऐड कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। देखो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना था? 98.6 प्लस 460, ये भी याद रखना है। इसमें ऐड करोगे तो 558 डिग्री रैंकाइन आ जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि R इज इक्वल टू होता है 1.8 के, यहां पर लिखा हुआ है R इज इक्वल टू 1.8 के। अब के की वैल्यू आपके पास है केल्विन में, इसमें 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको इतना आंसर मिलेगा। आप चेक कर सकते हैं। तो आप या तो ये याद रख लें, जो भी आपको लगे कि रैंकाइन इज इक्वल टू होता है डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस 460, या तो ये याद कर लो, या फिर रैंकाइन इज इक्वल टू 1.8 के होता है। के की वैल्यू यहां से रख देना, तब भी वही आंसर आएगा। ठीक है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मेरे ख्याल से इसमें रह रहा है 2 नंबर का, वो भी कई बार पूछ लेता है, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्टिन्यूम। उसको आप देख लीजिएगा, 2 नंबर में पूछ सकता है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो आज के लिए यहीं हम इस वीडियो को बाइंड अप करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे यूनिट नंबर 1 इन थर्मोडायनामिक्स, वो हमने कवर कर लिए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से जितने मैंने टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, इसमें से कई टॉपिक्स आपको आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं मिलेंगे आपको देखने के लिए। जो अगला जो 1 शॉट वीडियो होगा यूनिट नंबर 2 का, जिसके अंदर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वहीं से कहानी स्टार्ट होती है। आज देखो यूनिट नंबर 1 तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, रिव्यू करना आता है आपको, जो बेसिक चीजें आप पढ़ के आए हो 11th में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कहानी स्टार्ट होती है थर्मोडायनामिक्स की, और कोशिश करेंगे उसका 1 शॉट भी आप लोगों के लिए टाइम को निकाल करके प्रोवाइड कराएं, है ना। नाराज हो जाते हैं सेकेंडरी के स्टूडेंट्स। और मेरी आप सभी से एक ये मैं बोल देता हूँ आपको कि जितने भी नोट्स हैं 1 शॉट के, ये एप्लीकेशन के अंदर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन में लेफ्ट कॉर्नर टॉप कॉर्नर में जाएंगे, 3 बार पे क्लिक करेंगे, फ्री मटेरियल के अंदर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैकेनिकल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ऐसा कंटेंट शायद ही कहीं आपको मिलेगा। ये जो कंटेंट मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपने जिन स्टूडेंट्स ने भी हमारे कोर्स लिए हुए, काफ़ी स्टूडेंट्स थे उसमें, हालांकि संख्या मैकेनिकल में ही कम है तो ऑब्वियसली उस रेशियो में कम रहते हैं, बट हम उस बात की चिंता नहीं करते हैं कि कम है कि ज़्यादा है, क्योंकि मैं मैकेनिकल से बिलोंग करता हूँ तो उस नाते भी मुझे लगता है कि पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमेशा अर्निंग की ही बात होनी चाहिए, वो CSIT वाले की संख्या अच्छी होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग जितने भी मैकेनिकल सेकेंडरी के स्टूडेंट्स हैं, आप उनको रिकमेंड कीजिएगा अपने कोर्सेज के बारे में। आपने अगर हमारा कोर्स लिया है तो आपको कोर्स कैसा लगा आप वीडियो में बता सकते हैं कि आपने कोर्स लिया है तो कैसा लग रहा है आपको, क्लास टेस्ट में कैसे नंबर आते हैं पढ़ने के बाद, है ना।
और बाकी जो दोस्त हैं आपके मैकेनिकल सेकेंड ईयर वाले, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप उनके साथ अपना जो एप्लीकेशन है, अपनी जो ये वीडियो हैं, इनको आप ज़रूर शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।